अ, हमारे बीच में राहुल सिंह सर जुड़े हुए हैं। एक्चुअली सर मैं आप लोगों से सभी से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि बीच में मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम और ये हैंग टाइप का कर गया था, इसलिए पिछले 5 से 10 मिनट के बीच में मैं ज़्यादा आप लोगों के बीच में मतलब सुन नहीं पाया। तो सर स्वागत है। और आप सभी का, शैलेश गांधी सर, आत्मदीप सर और राहुल सिंह सर का स्वागत है सर। और अभी मैं इसमें जुड़ पाया, तो अभी अपन जैसा समझ पा रहे हैं, अ, राहुल सिंह सर अब इस कार्यक्रम में अपने विचार रखें, क्योंकि अभी ऐसी बात आ रही थी कि संबंध की कैसे सूचना आयुक्तों का, शैलेश गांधी सर ने कहा कि जो ज्यादातर वर्तमान सूचना आयुक्त हैं वो पसंद नहीं करते बात करना या इस तरह से आप मतलब सुनना उन्हें। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक्चुअली क्या ऐसा। हो क्या रहा है शिवानंद जी, जो दिक्कत क्या हो गई कि इसको लेकर के मतलब सूचना आयुक्तों के बीच में भी हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है कि इंफॉर्मेशन है क्या, उस विषय को लेकर के। बेसिकली इंफॉर्मेशन कमीशन का काम क्या है, जो आपका विषय भी है। तो क्या सिर्फ जो इंफॉर्मेशन देना, प्रोवाइड करना, सिर्फ उतना ही विषय है, या फिर ये चूंकि एक इंफॉर्मेशन जो है उससे कहीं आगे की चीजें हैं, जो मुझे लगता है कि उसमें एक कहीं ना कहीं प्रो गवर्नेंस की भी बात आती है। आप बेसिकली आप जब प्रियम्बल को पढ़ते हो, आप जब एक्ट से थोड़ा सा ऊपर निकल जाते हैं, तो वो एक हमेशा डिस्कशन का विषय रहता है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर का काम कैसा रहेगा। क्या सिर्फ वो जो जानकारी मांगी गई है, बस उतनी सी जानकारी, उससे लिमिटेड, बस उतना ही उसमें काम करें और अपनी फाइल को बंद कर दें, या फिर उसमें कुछ करेक्टिव मेजर्स या फिर उस तरह की सोच के साथ वो आगे बढ़े और एक व्यवस्था बनाए, व्यवस्था जो कि आने वाले समय में लोगों को उससे राहत मिले। उसमें इंफॉर्मेशन कमीशन आई थिंक, एक मिनट रुकिए जरा, मैं एकदम से सॉरी, माफ कीजिएगा, ये डाउन हो गया था। तो वो एक बहस का विषय होता है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे आत्मदीप साहब भी बता रहे थे कि कुछ लोग जो हैं, ऐसी धारणा बन जाती है क्योंकि कुछ लोग जो दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, वो पर किस बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं इंफॉर्मेशन कमीशन में, वो फिर रिफ्लेक्ट करता है उनके कामकाज में भी। तो अधिकार और ये सब जो अधिकार क्षेत्र की बात, मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल कमिश्नर के ऊपर ही और उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि वो जो कानून है, कानून को किस ढंग से ले रहा है और किस ढंग से कहाँ तक वो जाने के लिए तैयार है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो सिंपल चीजें रहती हैं, लेकिन आई थिंक ये कमिश्नर का एक विषय है कि वो उसको अपना, जब भी वो अपील का निराकरण कर रहे हैं या शिकायत का निराकरण कर रहे हैं, तो किस सोच के साथ कर रहे हैं। तो ऐसे कई लोग भी जैसा इसमें पहले शैलेश गांधी जी के भी कई ऑर्डर्स हैं ऐसे, जो कि हमारे सामने एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह है, उससे व्यवस्थाएं बदलती हैं। तो मेरा कहना है कि इस तरह की सोच के साथ अगर आप आगे चलते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा दायरा हो जाता है। और मैं कई बार लोगों को ये भी कहता हूँ, जो पब्लिक अथॉरिटीज होती है उनसे जब मेरा डिस्कशन होता है, तो मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन, सिर्फ आप ये मत समझिए कि ये जानकारी है। बेसिकली क्या है कि आपका एक पूरा सिस्टम बन रहा है, आपका एक डिसिप्लिन प्लेस हो रहा है। जब आप बात कर रहे हैं कि एक जानकारी इनको सर्कुलेट करनी है, जनरेट करनी है 30 दिन के अंदर, या फिर आप बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने एक रिपोर्ट रखनी है उनको साल में एक बार, तो एक डिसिप्लिन, एक उसका उसको जो उसका प्रोसीजर होता है, उसमें कहीं ना कहीं लोग समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए बाध्य हैं, और उससे डिसिप्लिन ऑफिस में आता है। और डिसिप्लिन कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं उनको बता रहा हूँ कि आपके अंडर में जो मान लीजिए कि लोग हैं, वो चीजों का, संसाधनों का, रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहे हैं, गाड़ियों का मिसयूज कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जब सामने आती है, लेकिन अगर आप आरटीआई को प्रमोट करते हैं और उनके लॉगबुक अगर जाने लग जाएंगे, तो वो सामने जो आपके नीचे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी डर के रहेंगे। उनको लगेगा कि नहीं, ये हमें हमारी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाएगी। तो ये मेरा कहना है कि आप देखिए कि आप एक तो समयबद्ध तरीके से काम करना आप इन्फोर्स कर रहे हो, दूसरा आप कुछ गलत काम ना हो रहा है उसको भी आप इनडायरेक्टली थ्रू आरटीआई आप इन्फोर्स कर रहे हो। तो जब ऐसी व्यवस्था बनने लगती है, तो मेरा कहना है कि आप प्रो गवर्नेंस की तरफ बढ़ते हैं आप आगे। एक
तो इसीलिए आरटीआई सिर्फ आरटीआई नहीं है जहां सिर्फ आप एक जानकारी ली, 10 रुपए दिए, जानकारी ले ली और जानकारी दे दी। वो पब्लिक अथॉरिटीज को ये समझने का विषय है कि इससे एक प्रो गवर्नेंस सिस्टम पूरा डेवलप होता है, एक डिसिप्लिन डेवलप होता है, और ये उनके लिए भी अच्छा है। तो मेरा बस यही मानना है इसमें कि अगर उस दृष्टिकोण से चले सूचना आयुक्त, तो काफी फर्क पड़ेगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल। गांधी सर इस विषय में कुछ और जोड़ना चाहेंगे तो? मकसद जरूर है, मगर मेरे ख्याल से रिपोर्ट देना और रिपोर्ट पब्लिश करना, और जो भी पब्लिक अथॉरिटीज ठीक नहीं कर रही है, राहुल जी ने जैसे बताया, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बेटर गवर्नेंस, सिर्फ सूचना देने से बात नहीं है, बेटर गवर्नेंस आनी चाहिए जनता को। और मैं एक और बात जोड़ता हूं इसमें, जनता को रिस्पेक्ट मिलना जरूरी है पब्लिक सर्वेंट से, कि पब्लिक सर्वेंट ये माने कि भाई जनता का जो भी आदमी है, जो भी नागरिक है, वो मेरे बराबर का है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए उसका अधिकार है, उसको मान सम्मान मिलना उसका हक है। ये अगर जुड़ जाए तो मेरे हिसाब से बहुत होगा। मगर डिसिप्लिन, जैसे उन्होंने कहा, ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और मैं वापस दोहराता हूं, अगर इंफॉर्मेशन कमीशन ये डिसिप्लिन नहीं रह सकते कि साल में एक एनुअल रिपोर्ट बराबर से सबमिट कर सके, तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी बिग नेगेटिव। और ये चीज सोचनी चाहिए कमीशंस को कि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो वो आरटीआई एनफोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो एनुअल रिपोर्ट नहीं बना सकते, वो लोग कहां से जबरदस्ती कर सकेंगे कि 1 महीने में आप इंफॉर्मेशन दे दो। कमिश्नर्स को अंदर देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें एग्जाम्पल रखना है। जो एग्जाम्पल सिर्फ हम बोलेंगे उससे नहीं होगा, हम एग्जाम्पल रखेंगे, उससे शायद लोग बेहतर काम कर पाएंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल। आत्मदीप सर, इस विषय में आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे? हम इस वेबिनार के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहेंगे इस बात के लिए कि आप लोगों ने इस धारा 25 को बहस का मुद्दा बनाया। आमतौर पर जनता से जुड़े मंचों पर इस धारा के प्रावधानों पर विमर्श नहीं होता है, यह प्रावधान उपेक्षित ही रह जाता है, जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि शैलेश गांधी जी ने कहा। तो ये धारा 25 के प्रावधान ठीक तरह से कार्यान्वयन हो उनका, इसके लिए आवश्यक है कि नागरिक स्तर पर जागरूकता फैले। और जैसी इस चर्चा में कुछ साथियों ने कहा भी है कि वो इसके बारे में आरटीआई लगाएं तो स्थिति सुधरने की उम्मीद है। और एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो प्रतिवेदन आयोग, सूचना आयोग तैयार करते हैं और सरकार को देते हैं और सरकार सदन में पेश करती है, हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा में देखा है कि विभिन्न मंत्रालयों विभागों के जो भी वार्षिक प्रतिवेदन, जिनमें सूचना आयोगों के प्रतिवेदन भी शामिल है, सदन के पटल पर रखे जाते हैं, विधानसभा या लोकसभा में पेश किए जाते हैं। उनकी बहुत सारी प्रतियां हर सदन के प्रेस कक्ष में रख दी जाती है, जहां पत्रकार लोग बैठते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। वो हमने ये देखा है कि पत्रकार लोग और सब विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां उठाते हैं, लेकिन सूचना आयोगों के प्रतिवेदनों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। कोई प्रति उठाने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है कि उस प्रति को लेके वो कुछ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। सूचना के अधिकार के प्रति मीडिया में जो उदासीनता का भाव है मीडिया के बड़े वर्ग में, उसका ये एक प्रमाण है। वो सूचना के वार्षिक प्रतिवेदन का अवलोकन ही नहीं करना चाहते, जबकि उसमें से कई खबरें निकल सकती है। जैसे वार्षिक प्रतिवेदन में दिए जाने वाले डाटा से सामने आता है कि शहरी क्षेत्र के कितने लोग सूचना के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के कितने लोग कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति के कितने लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, महिलाओं और पुरुष में क्या अनुपात है इसका उपयोग करने वालों का। उसके आधार पर जो वर्ग इस सूचना के अधिकार का उपयोग करने से दूर हैं, उनका पता लगता है उन आंकड़ों से, और उन तक सूचना के अधिकार की पहुंच बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहलू इस धारा 25 के प्रावधान कि जनता के तमाम वर्गों में किस सीमा तक, किस संख्या तक इसका उपयोग किया जा रहा है, उसकी सही स्थिति भी सामने है।
जी बिल्कुल, इस विषय में आपने जो बात कही है कि जो वार्षिक रिपोर्ट असेंबली और लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है, उसके विषय में मीडिया का जो रुख है वो बहुत ही निराशाजनक है। तो जैसे सूचना अ, आयोग जो है स्वयं भी इतना, मतलब ज्यादातर सूचना आम जन तक पहुंचे और इसका कितना अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, वास्तव में इसका यही उद्देश्य है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब सूचना आयोग में भी स्वयं ऐसे एक मीडिया कर्मी या एक जिसे कहते हैं आप पीआरओ टाइप का एक नियुक्त किया जाए सभी सूचना आयोग में, जो इस न्यूज को, ये जो भी जैसे ऑर्डर होते हैं या आपकी वार्षिक रिपोर्ट है, ये अपने माध्यम से भी मीडिया तक पहुंचवाएं और इसका प्रचार प्रसार करवाएं। इसकी क्या व्यवस्था कुछ होगी? जी शिवानंद जी, आपका सुझाव अच्छा है और ये सुझाव आयोग की पहली ही मीटिंग में हमने दिया था 2014 में। ये एक जनसंपर्क विभाग से एक जनसंपर्क अधिकारी को डेपुटेशन पे आयोग में लिया जाना चाहिए, ताकि आयोग के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, वार्षिक प्रतिवेदन है, अन्य जो नवाचार आयोग कर रहा है या अपना तकनीकी अपग्रेडेशन कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा शुरू कर रहा है, ईमेल से आरटीआई और अपीलें लेने की बारे में विचार कर रहा है, ये सब चीज़ें जनता तक पहुँचे, वेबसाइट की जानकारी भी। लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को वो सुझाव स्वीकार नहीं किया। एक और महत्वपूर्ण सुझाव इसी बहस में आया था, किसी साथी ने कहा था कि वार्षिक प्रतिवेदन को प्रसारित करने के लिए खुद सूचना आयोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें प्रतिवेदन जारी करना चाहिए। अगर ये होता है, हर सूचना आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना प्रतिवेदन मीडिया के लोगों को, तो मीडिया कर्मियों का ध्यान उस पर जा सकता है और उसमें से खबरें निकल के आ सकती। एक जो मध्य प्रदेश का हमारे समय 2019 का जो प्रतिवेदन था, उसका जो डाटा था, उससे एक निष्कर्ष के सामने आया था कि सूचना का अधिकार का उपयोग करने में सबसे पीछे जो वर्ग हैं, उनमें शामिल है अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग और महिलाएं। शहरी क्षेत्र के लोग इसका सबसे ज्यादा उपयोग करने वालों में पाए जाते। और इस वार्षिक प्रतिवेदन से यह भी पता चलता है किन किन विभागों में सर्वाधिक इसका उपयोग होता है, और वो विभाग वही होते हैं जिनका आम जनता से रोजमर्रा की जिंदगी में वास्ता पड़ता है, जैसे राजस्व विभाग हुआ, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग आदि, एक ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, इनकी सबसे ज्यादा आरटीआई है। ये निष्कर्ष वार्षिक प्रतिवेदन से ही सामने है। शिवानंद जी, जोधपुर से मैं जी से एक सब क्वेश्चन करना चाहूंगा। हाँ सुरेंद्र जी करें। आपकी इजाजत हो तो मैं बात करूं, बात रखूं हाँ मेरी? बिल्कुल बात करें, हाँ हाँ बिल्कुल बात रखें। आत्मदी जी नमस्कार, गांधी जी जी नमस्कार। नमस्कार, जो भी, राहुल जी नमस्कार। हो गया वो पिटीशन, वो होगी ना, ईमेल में होगी ना। सर मेरा निवेदन था कि जब आयोग की कार्य प्रणाली ही बाधित है तो दूसरे 25 का और वैसे कैसे प्रतिवेदन आगे पटल पे रखेगा? सबसे बड़ी, मैंने राजस्थान पे जो मैं काम कर रहा हूँ, आयोग की कार्य प्रणाली पर ही प्रश्न चिन्ह है, वहां सुनवाई होती है, वो आयुक्त महोदय सुनते नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो सुनते नहीं है, उनके सबोर्डिनेट बैठे होते हैं, वो सुन के उसको डिक्टेट करते हैं। तो जब कार्य प्रणाली वहां से ही सही नहीं है तो दूसरी जनता के बीच में जाके वो क्या संदेश देंगे? तो मेरा यही आप लोगों से शेयर है कि इसको सुधारने के लिए क्या किया जाए। आयोग प्रणाली सुधरेगी तो दूसरे सर, गांधी सर, मेरा निवेदन ये नहीं था, मेरा निवेदन ये था
क्योंकि ये यहाँ पे ये मुश्किल है। स्पेसिफिक केस में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी ने ये डिस्क्रिप्शन मीडिया को बताइए, आपके मीडिया को। मीडिया सर, कोई मीडिया को देते हैं, वो छपता नहीं है। कोई बात नहीं, लोगों को बताइए, सोशल मीडिया पे बताइए, बहुत तरह से बता सकते हैं आप। वही कोशिश करते हैं। ज्यादा सोशल मीडिया से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं अब आप लोगों से जुड़ा हूँ तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश। हेलो सर, मेरा एक सुझाव है श्रीमान से। शिवानंद जी, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। अगर मैं गुप्ता बोल रहा हूँ सर, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ इस बात पे। हाँ, एक बोलेंगे लेकिन एक एक करके ही बोलेंगे। आप लोग थोड़ा सा पहले एक बात शिवानंद जी, मैं एक बात हो जाने दीजिए। पहले गांधी सर कुछ बोल रहे हैं, वो जब बोल पाए इसके बाद आप लोग बोलें सर। ओके सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, कमीशन के काम को मॉनिटर कीजिए, हर एक कमिश्नर के काम का, और हर 2 महीने पे रिपोर्ट निकालिए। ऐसा अगर सिविल सोसाइटी करेगी तब जाके शायद इसमें इंप्रूवमेंट मिलेगी, नहीं तो हम ऐसे ही ये कहते रहेंगे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। स्पेसिफिक प्रॉपर एनालिसिस करें। आप चाहे तो मुझे ईमेल भेजिए, मैं आपको भेजूंगा ईमेल। कर्ज का भी हम लोग लगातार अवलोकन करते रहे और उसको विवेचना करते रहे अपनी मीटिंगों के जरिए से, तो ये कहीं ना कहीं ये जानकारी उन तक पहुंचती है कि भाई उनके निर्णयों में कितने दोष हैं या कहां पर खामी है। सही बात है, सही बात है। हाँ, महेंद्र गुप्ता जी अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, अभी गांधी सर ने बोला कि आयुक्त का नाम लीजिए। मैं नाम लेता हूँ सुरेंद्र सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के नाम बता गया। अगली बार मीटिंग में भी मैंने यही किया था, नाम भी बताया था मैंने। तो इन जो भाई साहब राजस्थान वाले भाई साहब बोल रहे थे, वही की वही प्रक्रिया इनके पे आना चाहिए। एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो सर। हाँ, संजय सिंह जी बताइए। हाँ सर, जैसा कि हमारे गांधी साहब ने बोला कि इसको आप मीडिया में लाना चाहिए। जोधपुर से जो भाई थे कि वो मीडिया वाले छापते नहीं है, तो आपने बहुत सारे मीडिया की ईमेल आ रही है। आपका जो जिला है, पीआरओ है, उसमें एक लिस्ट है पत्रकारों की, सोशल वर्कर्स की है। आप जो भी आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई के संदर्भ में जो मेलाफाइड मान लो कोई विसंगति है, तो आप उसको दीजिए, उन लोगों को दीजिए। आप एक अखबार नहीं है, एक बार नहीं छापेगा, दूसरा छापेगा। मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ आपके ग्रुप में। आपको लगता है ऐसा कि आपकी बात को सुन नहीं रहा है, लेकिन चूंकि आपको उसमें राइटिंग करना पड़ेगा कि इसमें आयोग काम नहीं कर रहा है या पीआईओ काम नहीं कर रहा है, ये इसमें विसंगति है, मैंने ये आवेदन लगाया था, आप उसको सर्कुलेट करना पड़ेगा आपको। मैं जोधपुर से जो श्रीमान थे उनको ये सुझाव दूंगा कि जब भी ऐसा कभी होता है तो आप मीडिया के पीआरओ से नंबर ले लीजिए, या आप जिस जिले में है, जिस डिवीजन में है, वहाँ सभी एक पत्रकार की लिस्ट रहती है, पीआरओ से आप लीजिए। सोशल वर्कर्स की लिस्ट रहती है, आप उसमें शासकीय प्रशासकीय जितने भी लिस्टेड हैं सभी कॉन्टैक्ट नंबर, आज उनकी ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको भले ही कोई सुनना, आप उसको ईमेल करो, आप उसको व्हाट्सएप करिए सर। मेरा ये सुझाव था। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ये राजस्थान वाले भाई साहब जैसा कह रहे थे। शिवानंद जी, आपका सुझाव। क्या मुझे बोलने की अनुमति हो, क्योंकि आज का विषय संवैधानिक विषय है और इस विषय को हम लोग शायद पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। बताइए आलोक सिंह जी, बताएं। सर, सभी को नमस्कार। जैसे हम धारा 25 पे चर्चा कर रहे हैं, तो धारा 25 को जब हम पढ़ें तो धारा 27 खंड एफ पार्ट एफ और धारा 28 पार्ट 4, धारा 27 पार्ट 5 जो कि ये कहता है कि एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रेस्क्राइब्ड। धारा 25 में जो इश्यूज हम फ्रेम करके आए हैं वो इसमें शामिल आएगा। और धारा 28 खंड 4 भी यही कहता है, एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रेस्क्राइब्ड। बट यहाँ पर धारा 27 कॉम्पिटेंट पावर है गवर्नमेंट के पास नियमों को बनाने। धारा 28 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, लोक प्राधिकारी को, सक्षम प्राधिकारी की शक्ति है नियमों को बनाने।
तो धारा 25 के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें धारा 27 खंड एफ और धारा 28 पार्ट 4 को भी साथ में देखना पड़ेगा। क्या इन लोगों ने ये किया है धारा 25 का अनुपालन करने के? थोड़ा आप धारा 27 और जो आपने बात की है उसके बारे में और अन्य लोग भी जान जाएं, उसका एलाबोरेट करिए। आप उसमें थोड़ा डिटेल में जाइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। शिवानंद जी, ये जो भाई मुद्दा उठा रहे हैं इस धारा 27 और 28 के प्रावधानों को धारा 25 के साथ जोड़कर, उसका समाधान ये है कि धारा 27 और 28 में जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो शक्तियां दी गई, वो राज्य सरकार और भारत सरकार को दी गई है, न कि सूचना आयोग को। इसलिए प्रावधान सूचना आयोग के संदर्भ में लागू नहीं होते। धारा 25 और सर आदनीप सर, धारा 25(3) जो कि सभी स्वतः स्पष्ट है कि 25(3) पार्ट सी, the number of appeals refer to the Central Information Commission or State Information Commission as the case may be, to review nature of appeals and outcome of appeals. इसके जरिए क्या कहना चाहते हैं? धारा 27, धारा 25 में जो हम लोगों की चर्चा हो रही है कि अगर वो नहीं करते हैं, आप मेरी बात को सर समझिए, जैसे हो रहा है कि हम मांगते हैं नहीं मिलती है, तो धारा 27 में अगर गवर्नमेंट ने नियम बना दिए हैं नहीं करने के उपरांत क्या होगा, और धारा 28 में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अगर वो अनुपालित नहीं करती है तो क्या होगा, क्योंकि ये विषय अन्य विषयों में सम्मिलित है। नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 27 और 28 में नियम बनाने की अथॉरिटी नियम, क्या इन लोगों ने ऐसे नियम आज तक बनाए हैं? यहाँ दोनों अगर नहीं बनाए हैं तो पॉइंट वही है। धारा 27-28 में जो भी शक्तियां दी गई है समुचित सरकार को और सक्षम प्राधिकारी को, वो नियम बने हैं। तो खास करके इसमें लागत मूल्य वगैरह, ये जो प्रतिलिपि शुल्क है, अवलोकन, अन्य विषय, मैंने इसीलिए कहा ना, कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए, और 25(3) धारा सेक्शन 25 ये अन्य विषय से संबंधित है कि A to Z जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं इनके द्वारा रिपोर्ट्स आयोग को नहीं आ रही है, गवर्नमेंट को नियम बनाने हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नियम बनाने हैं। नहीं तो सरकार यदि नियम नहीं बनाती है तो धारा 25 कंप्लायंस नहीं हो रहा, अगर कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर हम पीनल एक्शन कहां से ले पाएंगे? 25(3) के जी में ये बात है कि वो रेकमेंड कर सकती है, रिकमेंडेशन की पावर है, आयोग रेकमेंड कर सकता है, तो आयोग को समय समय पर रेकमेंड करना चाहिए। मतलब रेकमेंड करना और एक आदेश देना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो रिकमेंडेशन रूल्स, अगर नियम है और नियमों के प्रति कोई दंडात्मक प्रावधान भी है तब तो अपने आप पूरा होगा, क्योंकि नियम नहीं है, नियमों के तहत कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। धारा 27 में पहले सरकार को बनाना है, फिर धारा 28 में सक्षम प्राधिकारी को बनाना है। हाँ, तो इसमें कहाँ लिखा होगा कि कमीशन इसमें बनाएगा? आलोक जी, सरकार बनाती है ना रूल्स। तो और 25 में भी यही लिखा, 25 में भी यही लिखा हुआ है। 25(3) के जी में आप जाएंगे, recommendations for reform including recommendations in respect of the particular public authorities for the development, improvement, modernization, reform or amendment to this act or other legislation or common law or any other matter relevant for operationalizing the right to access information। मतलब ठीक है ये सब करेगी, लेकिन इसका रिकमेंडेशन की ही पावर है कि मतलब सरकार को वो रिकमेंड करेगी, चाहे वो शिवानंद जी वही जो भी वही बात मैं कह रहा हूँ। धारा 25 में तो ये आयोग की शक्तियां हैं, लेकिन सरकार ने धारा 27 में नियम ही नहीं बनाया है।
धारा 28 में सक्षम लोक प्राधिकारी ने नियम ही नहीं बनाया है। ऐसा नहीं चाहूंगा एस में एनी अदर मैटर पे कोई भी अगर कंप्लेंट आती है कमीशन के पास तो वो कर सकता है। तो अगर कोई कहता है कि इसका ये डेटा नहीं है या इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है या सेक्शन 4 में आना चाहिए, उसका 18(1)(f) में कमीशन के पास डायरेक्शन देने का पावर है। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिक आदेश देने का पावर कमीशन में है 18(1)(f) के अंदर। तो आदेश देने की सख्त की बात आती है जब इसमें गांधी सर आप 18(1)(f) की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये कह रहे हैं कि 27 और 28 की जो मतलब प्रोसीजर जो सरकार को फॉलो करना चाहिए यदि उसने नहीं की है तो क्या उसके लिए भी सरकार को आदेश दे सकती है क्या? मतलब आयोग क्या सरकार को आदेश दे सकता है कि सेक्शन 4 इम्प्लीमेंटेशन या कोई भी कंप्लेंट अगर कोई करे कि ये इंफॉर्मेशन सेक्शन 4 में देनी चाहिए या ये सूचना देनी चाहिए, या कमीशन ये भी आदेश दे सकती है कि हर 3 महीने पे आप हमें रिपोर्ट दीजिए। ये सब 18(1)(f) के तहत कवर होता है। बहुत ज्यादा टेक्निकल हो तो किसी के पास से कंप्लेंट देना पड़ेगा, उतना ही फर्क पड़ेगा। जी, तो मतलब वही जो सेक्शन 4 के अंतर्गत आता है उसी में पावर है 18(1)(f) के तहत आयोग के। सेक्शन 4 में B17 है एनी अदर मैटर। हाँ, तो एनी अदर मैटर में लगभग ट्रांसपेरेंसी की लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिमिनल चार्जेस आप लगा सकते हो, मगर डायरेक्शन दे सकते हो, कमीशन में वो पावर है। जी जी। ठीक है आलोक सिंह जी, आपका डाउट से क्लियर है, आप कुछ और रखना चाहते हैं? राज मिश्रा जी कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे उस समय, बोलें। जी धन्यवाद द्विवेदी जी। जी अभी जैसे आत्मदीप सर और गांधी सर जैसे वो लोग कह रहे थे कि विधानसभा के में प्रतिवेदन पेश किया जाता है, कभी चर्चा नहीं की जाती। आदरणीय आत्मदीप सर, सूचना का अधिकार ये इस देश में लागू होने के बाद देश के जिम्मेदार जो इससे रिलेटेड लोगों को हिला के रख दिया। आप बेहतर जानते हैं मेरे से कि सूचना का अधिकार लागू होने के बाद इस सरकार से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए कि सरकार की भरे समाज में खूब किरकिरी हुई। बहुत सारे ऐसे करप्शन बाहर आ गए जो नहीं आ सकते थे अगर सूचना का अधिकार लागू नहीं हुआ होता। तो आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि सूचना का अधिकार में नेताओं का और भ्रष्ट अधिकारियों का ऊल चूल हिला दिया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गांधी जी सर वो कहेंगे कि नाम बताइए, मैं नाम नहीं बता पा रहा हूं। एक बड़े जज हैं जो अब रिटायर होने के बाद मध्य प्रदेश में हैं। जब वो पद में थे तो सूचना के अधिकार का घोर विरोधी थे। एक भी आरटीआई से संबंधित रिट वगैरह उनके यहां जाता था तो वो चिढ़ जाते थे, बेहद नाराज होते थे। लेकिन रिटायर होने के बाद वही जज अभी तक मेरी जानकारी में 12-13 सूचना के अधिकार पर आवेदन मेरे से लगवा चुके हैं। यह है सूचना का अधिकार। आपसे आपके घर में आत्मदीप सर, आपके घर में या गांधी सर से ये पूछ रहा हूं कि आपके घर में एक चाकू है जो आपका ही गला काट सकता है। जब एक आम आदमी, हमारे यहां महेंद्र जी है, एक आम आदमी है, अनिल जी हैं, ये आम लोग हैं, ये आपसे मांगेंगे कि वो चाकू जो सरकारी पैसे से खरीद के आपने अपने घर में रखा हुआ है वो चाकू हमको दे दीजिए। आप करप्ट है तो आपका गला काटेंगे। तो कैसे कोई व्यक्ति आसानी से वो चाकू दे देगा? सूचना के अधिकार में बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। आप लोग सब ये बात जानते हैं कि हमारे देश में आजादी के बाद से जो बेहतर कानून बने हैं उसमें से एक सूचना का अधिकार है। रहने के लिए तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी है,
परंतु उसमें एक्टिविस्ट काम नहीं करते तो वो कहां है पता नहीं है। आईपीसी, आप एक भी तरह का अपराध बता दीजिए जो आईपीसी में कवर नहीं होता है, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाते क्योंकि एक विशेष तरह के लोग उसका यूज करते हैं। सूचना का अधिकार बेहद जटिल है और जटिल होने के साथ साथ उनके लिए खतरनाक है जिनके हस्ताक्षर से आप जानकारी निकाल लेते हैं और उनके खिलाफ आप थाना चले जाते हैं, बेचारे जेल जाने की नौबत आ जाती है। वो आसानी से चर्चा करके सूचना के अधिकार के संबंध में सुधार क्यों करेंगे? हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक सूचना आयुक्त थे, अभी कुछ साल पहले वो रिटायर हो गए। छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोगों को मैं जानता हूं, रिटायर होने के बाद वो सूचना आयोग में क्या क्या गड़बड़ियां हो रही वो बता देते हैं, लेकिन जब उस पद में होते हैं तो उस पद में क्या सुधार किया जा सकता है उसका कभी कोई प्रयास नहीं करते। सुधार यहां से होना चाहिए प्रथम व्यक्ति से। गांधी सर, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे, मुझे पूरी आशा है। आपकी बात तो सही है, मगर उस बात पे रोने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे हिसाब से सिविल सोसाइटी को, हमारे जैसे लोगों को मॉनिटर करना चाहिए कमीशन क्या काम करते हैं, हर 2 महीने में रिपोर्ट निकालना चाहिए। मैं काफी कोशिश कर रहा हूं सबको बताने की, मगर और ये मानता हूं कि आरटीआई एक्टिविस्ट को इसमें इंटरेस्ट नहीं पड़ता। उनको एक धारा पे चर्चा करना, या कमीशन ये ठीक नहीं करता, ये सरकार ये ठीक नहीं करती, चीफ मिनिस्टर ये ठीक नहीं करता, उसमें बहस करना। अगर हम हर 2 महीने में रिपोर्ट निकाले कमीशंस ने क्या काम किया, कमिश्नर्स ने क्या काम किया, कैसा काम किया, कैसे हियरिंग्स करे, कैसे ऑर्डर्स दिए, तो मैं समझता हूं बहुत फर्क पड़ सकता है। मगर ये हमारे यहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इंक्लूडिंग मैं 10 साल पहले ये करता था, महाराष्ट्र कमीशन में जाके बैठता था और कमिश्नर कैसे कैसे बिहेव कर रहा है ये देखता था कमिश्नर बनने के पहले। ये काम अगर हम सब पूरे देश में कर रहे हैं तो कमीशंस का काम बहुत सुधर सकता है और उसमें दबाव रहेगा कि भाई जनता देख रही है, मीडिया भी उस बात को उछालेगा। मगर ये मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए, और कोई भी करने को तैयार है तो मैं पूरी गाइडेंस देने को तैयार हूं। ये एस्टैब्लिश चीज है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर हाँ कुछ टाइम, वक्त या पैसा लगेगा। वो हर एक राज्य में अपनी अपनी तरह से अगर आप निकाल लें तो बहुत काम हो सकता है। गांधी सर, आज के कार्यक्रम से अगर हम इतना केवल ले पाए, हमारे बीच जो ये 60-70 लोग हैं, इसमें से 5 लोग भी तैयार हो जाएं केवल सूचना आयोग में आरटीआई लगाने के लिए कि उन्होंने धारा 25 का पालन करते हुए क्या क्या प्रतिवेदन अपलोड किया है, तो मुझे लगता है कि सुधार कल से ही शुरू होगा। 1 मिनट सर, इसको दोबारा से रिपीट कर दीजिए सर, राज मिश्रा साहब जी। क्या इस जो आपने ये कहा है, इस बिंदु को आप बता दीजिए, दोबारा से रिपीट कर दीजिए। नहीं, मैं कुछ अलग से नहीं कह रहा हूं, मैं इतना कह रहा हूं कि हमारे बीच जो ये 60-70 लोग अभी हम इस कार्यक्रम में हैं, ये इसमें से अगर 5 लोग भी तैयार हो जाएं, जो पूरे देश में जितने भी राज्य हैं वहां राज्यों के सूचना आयोग में एक आरटीआई एप्लीकेशन सिंपल फाइल करें और कहें कि धारा 25 का पालन करते हुए आपने अब तक क्या क्या प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपे हैं टिल डेट, उसकी कॉपी दे दीजिए। केवल इतना एक आरटीआई लगने से पूरे देश में सूचना आयुक्तों के कान खड़े हो जाएंगे और वो दबाव में निश्चित आ जाएंगे। सर, प्रतिवेदन तो 4(1)B में डाले हुए हैं सर। मुझे लगता है अगर 4(1)B में आपने कहा जैसे कि डाले हैं, लेकिन हम लोग जैसा डिस्कस कर रहे थे कि 4(1)B में जो 25 के तहत उपलब्ध है पूरे नहीं है, वो तो जो एंगल से पूरे नहीं है, जैसे कि कितने विभाग कार्रवाई की है अभियुक्तों के खिलाफ, जन सूचना अधिकारियों के खिलाफ, ये सब उपलब्ध नहीं है, तो उसको अध्ययन करके उसको उसी सेक्शन का जानकारी फिर से हम मांगे, ये बोल रहे हैं मिश्रा सर। और जो राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग ने नहीं डाले हैं वो कम से कम डालेंगे, और एक बार हम सभी मिलकर स्टडी कर लें कि कौन कौन से एंगल से जानकारियां उपलब्ध नहीं है, या तो केंद्रीय सूचना आयोग के वेबसाइट पे या राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट पे,
तो उसके आधार पर फिर हम लोग आगे डिस्कशन कर सकते हैं कि कौन सी जानकारी राज्य आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग नहीं उपलब्ध कराती है। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हेलो जी बोलिए। हाँ सर, एक तो आपने अभी बोला था कि 5 लोग भी रेडी हो जाए, तो मैं तो सीआईसी के लिए रेडी हूँ, आप मेरे को उसमें काउंट कर सकते हो। दूसरी चीज मैंने खुद ये किया हुआ है, मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ और जो मेरे को ये लोग नहीं देते हैं, तो मैं इन लोगों का क्या करता हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट लेके ऑनलाइन आरटीआई जो मैं फाइल करता हूँ, एंड इनका जो भी फालतू का रिप्लाई आता है मैं इनके ट्विटर हैंडल पे जाके उसको पोस्ट कर देता हूँ। एंड वहां पे मैंने देखा है कि क्रिटिसिज्म तो इनको मिल रहा है कि लोगों के नोटिस में मेरे थ्रू, मतलब जो मेरे को जानने वाले थे या उनके अब सर्कल में है, और बेसिकली मैं दिल्ली पुलिस के पीछे ही लगा हुआ, तो ये इनको क्रिटिसिज्म मिलता है। और जब मैंने 2-3 बार ये किया तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मतलब मैंने फोन करके उनको नहीं बोला, ना मैंने पेपर पे कहीं लिखा कि मैंने आपके अगेंस्ट सोशल मीडिया पे ऐसा किया वैसा किया, लेकिन जब मैंने इनके ट्विटर हैंडल पे ऑफिशियल जाके ये सब इनको टैग किया, बार बार वहां पे इनके कमेंट्स में इनको किया, तो वहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये अगर क्या हुआ ये, अच्छा हाँ, अगर ये हम लोग सारे मिलके करें तो शायद और प्रेशर पड़ सकता है इन लोगों पे, क्योंकि आरटीआई इंडिया का तो एक ट्विटर हैंडल है, लेकिन उसमें सीआईसी का कोई हैंडल नहीं है वहां पे। हो गई सर मेरी बात जी। हम आप लोग जो सहमत हैं? धारा 4 और धारा 25 की बिल्कुल। बात कर रहे हैं अब आज। हाँ, अब राज मिश्रा जी ऐसा करते हैं, हमारे बीच में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अब थोड़ा सा अपन क्वेश्चन आंसर सेशन पे भी आ जाएं। लोगों के छोटे छोटे प्रश्न भी होते हैं जो उनको कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज या ऐसे कुछ हो रहा है, तो उसको भी अपन अब डील करें। हाफ एन आवर का टाइम बचा हुआ है और हमें लगता है कि इस डिस्कशन को अपन और भी आगे बढ़ाएंगे, और गांधी सर का जो सुझाव है इस विषय में उसको हमें मानना पड़ेगा, और हम सब उसको माने, क्योंकि उन्होंने एक आवेदन, एक एप्लीकेशन भी दिया था चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एसआईसी और सीआईसी के नाम पर, ईमेल के माध्यम से भी उन्होंने शेयर किया था, और हमने, आपको पता होगा, अभी आज ही उसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। वो ऑलरेडी रेडीमेड है, उसमें बस आप अपने स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का नाम लिखना है और अपना हस्ताक्षर करना है। कोलकाता और कर्नाटका हाई कोर्ट के 45 डेज वाले जो उनके ऑर्डर हैं वो उसमें ऑलरेडी पेस्टेड हैं, ऑलरेडी संलग्न है, तो वो वाला प्रोसीजर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, हमें लगता है। और दूसरी बात, ये धारा 4 के जो प्रावधान है, जो आप लोगों ने एक प्रोफार्मा तैयार किया था कि धारा 4 और धारा 4(1)(b) का जो जानकारी कैसे सभी विभाग ये दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा विभागों को, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट हेड हैं, वहाँ पर इसको देना, इस तरह से आरटीआई लगाना या धारा 18 के तहत शिकायत करना, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और सम्मिलित तौर पे इसी तरह से प्रयास किया जाए। गोलू, अभी कुछ गोलू आपने अपना नाम लिख के रखा है, अपना पूरा नाम रख लें तो अच्छा रहेगा। आप जो सजेशन दे रहे हैं ये भी एक प्रेशर बनाने के लिए, हाँ, प्रेशर बनाने के लिए बहुत अच्छा टेक्निक है, और हम तो खैर सोशल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से ट्वीट करना, फेसबुक में शेयर करना, न्यूज और सब, तो ये सबको करना चाहिए। हमें एक दो आदमियों को करने से नहीं होगा, इस सबको करना चाहिए, और ये बहुत अच्छा एक आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे ख्याल से प्रयास कहा जाएगा। और अब इस कार्यक्रम में अपन आगे, यदि राहुल सर इसमें कुछ अपना जोड़ना चाहते हैं। एक चीज हमने नोटिस किया था, आदित्य सर ने वार्षिक रिपोर्ट की जब बात की थी तो ये कहा था कि उसमें ये बात आती है कि कौन से किस कैटेगरी के लोग कितना आरटीआई का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जैसे SC ST कैंडिडेट की आपने बात की, और महिलाओं की बात की, तो हमें लगता है कि हमारे रीवा संभाग के परिप्रेक्ष्य में तो काफी कुछ इस विषय में किया जा चुका है और अच्छे प्रयास चल रहे हैं। तो यदि मैं यहाँ पे राहुल सिंह सर को आमंत्रित करूंगा जिस विषय में वो कुछ बोलें, क्योंकि महिलाओं के लिए भी उन्होंने GRD डेस्क में भी विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई है, तो उसमें कितने ऐसे कॉल आ रहे हैं, क्या कुछ है, यदि सर इसमें थोड़ा सा प्रकाश डाल पाएंगे तो। मदन जी, ये जो आपने बताया एक्चुअली क्या था कि जब हम खुद यहाँ पर देख रहे थे कि आयोग में काफी कम जो महिलाएं हैं वो आरटीआई केस में आरटीआई लगाती हैं, आरटीआई का उपयोग करती हैं, तो इसीलिए हमने फिर उसमें वहाँ पर एक स्पेशल एक प्रोविजन करते हुए उसमें ये कहा कि जो महिलाएं अगर उनका आरटीआई आवेदक हैं, वो आवेदिका हैं, तो वो उसमें
उनकी जो सुनवाई है उसको हम उसको पूरी करेंगे। और ये जस्ट इसलिए किया गया है कि ज़्यादा हम प्रमोट कर सकें, और महिलाएं जो हैं और जो इवन जो स्कूल में जो बच्चे हैं वो लोग अपने राइट्स को लेकर के थोड़ा जागरूक रहें कि वो कैसे आंसर शीट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रयास के तहत हम लोगों ने शुरू किया था, और उसमें हम लोग कर भी रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि महिला दिवस, मेरे ख्याल से 8 कितनी तारीख को है महिला दिवस, 8 या 9 तारीख को है, तो उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन हम लोग अपना ये जो आंकड़ा है प्रेगनेंसी का, महिलाओं का, वो 0 पे लेकर आ जाएं, और एक भी फाइल पेंडिंग नहीं रहेगी महिलाओं संबंधित। तो ये एक प्रयास था और मुझे लगता है कि ये क्योंकि जैसा गांधी साहब ने, तो वो उन्होंने बहुत मतलब बहुत अच्छे से बताया, और काफी उन्होंने सामने मतलब आपको मैं कहूँगा आईना रख दिया है कि मीडिया का ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं उसको देखने में, और ये सोसाइटी का भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, ये हम लोग कुछ लोग हैं जो बैठ करके इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अवेयरनेस, जो मैं हमेशा कहता हूँ, अवेयरनेस की बहुत कमी है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर इसको लार्जर पब्लिक ग्रुप का भी अगर मुद्दा हम छोड़ दें, हम तो कह रहे हैं कि अगर इसमें ग्रीवियांस को लेकर के अगर लोगों की ग्रीवियांस इनडायरेक्टली सॉल्व हो रही है, अगर लोगों के मन में ये चीज आ जाए कि ठीक है, मुझे सरकारी ऑफिस में जाता हूँ मैं, तो मुझे इतनी परेशानी होती है, लेकिन मैं अगर एक RTI लगा दूँ तो उससे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, उससे तुरंत उसका कुछ प्रेशर पड़ेगा और उस पर मेरी समस्याएं हल होंगी। तो रीवा में तो हम देख रहे हैं कि काफी लोग, जैसे शिवानंद जी ने बताया, माफ कीजिएगा, नित्यानंद जी ने बताया उस दिन की एक पेंशन का विषय था, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई RTI की, और वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी में थे, लेकिन RTI लगते ही पेंशन चालू हो गई। तो मेरा कहना है कि ग्रीवियांस रिड्रेसल के लिए भी अगर हम उस रूप में भी इसको थोड़ा सा प्रमोट कर सके, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करें, तब जाकर के लोगों को समझ में आएगा। अदरवाइज अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी जो सीन है, तो वो कुछ RTI एक्टिविस्ट हैं जो इसका यूज कर रहे हैं सही ढंग से, और बहुत कम जो है जो मान लीजिए कि किसी की कुछ ग्रीवियांस है, कोई ऑफिस में है और कुछ गलत हो गया है, या तो वो लोग हैं या तो फिर कोई भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंडेड एम्प्लॉय होता है, तो वो फिर है ना झंडा, RTI का झंडा लेकर के और डंडा लेकर के खड़ा हो जाता है, फिर वो विभाग को फिर उसको चाबुक की तरह इस्तेमाल करता है RTI को, वो हर चीज में लगा देगा। लेकिन जब आप उसका बैकग्राउंड पता करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि उसी विभाग से उसको सस्पेंड कर दिया गया था किसी करप्शन के चार्ज पर, तो वो अब RTI लगाने लग गए हैं। तो ये थोड़ी सी इमेज बदलने की जरूरत है। मतलब वो बदलेगा क्या, मेरा कहना है कि ज्यादा अच्छे लोग उसमें, उनको हमें प्रमोट करने की जरूरत है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोट करें, और जो लोग बेसिकली अपनी तकलीफ को लेकर के जा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि किसी उसमें हम लोग नेताओं के यहाँ सोर्स लगाते हैं कि भैया उन भैया को बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए, उस अधिकारी को बोल दीजिए। मेरा कहना है एक बार RTI लगा के भी देख लीजिए। और अगर जैसे रीवा में तो आप देख ही रहे हो रहा है, लेकिन बाकी सब जगह भी ऐसा नहीं है, लोग फर्क पड़ता है अगर, क्योंकि हर जगह जो है आजकल मैंने देखा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे इसमें ये चल रहा है, लेकिन रैंडम अब RTI की जो अपीलें हैं वो मतलब ऐसा नहीं कि 2016 या 15 की पेंडेंसी है तो वहीं से शुरू होगी और उसके बाद 20 तक आते आते 2 साल लग जाएगा, वो नहीं है। अब रैंडम जो है लोग उसमें कोई 21 की भी ले लेते हैं, 20 की भी ले लेते हैं और 19 की भी ले लेते हैं, तो इस तरह से चलता है। तो आपका केस जल्दी आ जाए, बस ये थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि एक यही चीज सबसे खराब है, अगर आप RTI लगाते भी हैं और उसमें अगर फर्स्ट अपील के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है और सेकंड अपील के लिए वेट करना पड़ता है, तो वो बहुत मतलब मुझे लगता है कि जो एक्ट का नुकसान हुआ है और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये पेंडेंसी ही रही है। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई जब इतना वेट करना पड़ेगा, 2 साल बाद 1 साल बाद जाके इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो क्या मिल गया और क्या कर लिया, उतना तो आप समझ रहे हैं, इतना तो किसी के पास टाइम नहीं रहता है कि इतना टाइम इन्वेस्ट करें और इतनी लंबी लड़ाई लड़े। सर इस विषय में मैं गांधी सर को कोट करूंगा, वो इसको इतिहास का अधिकार बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं आप इसको? RTI कानून, इतिहास का अधिकार, राइट टू हिस्ट्री।
इतिहास का अधिकार। कई कमीशंस ने इसको सूचना के अधिकार को इतिहास का अधिकार बना दिया है। तो जिसको इतिहास में इंटरेस्ट है, पुरातत्व में इंटरेस्ट है, वो फिर आरटीआई में रहेगा। बिल्कुल सर, रीवा के परिप्रेक्ष्य में जो आपने बात कही है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। सर अभी आपने एक निर्णय 81B को लेकर के, सॉरी 41B को लेकर के आपने दिया था, जिसमें अभी यद्यपि अगली उसकी सुनवाई तो नहीं हुई है, लेकिन उस पर काफी कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें लगता है कि हम लोग तो रीवा संभाग में इस 81B को तो इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। देखिए मैंने पिछली बार भी मैंने स्पष्ट किया था कि 41B का जो पालन होना था वो कई जगह नहीं हुआ है, और वो स्थिति इनफैक्ट हर डिपार्टमेंट में बनी हुई है। सिर्फ कैपिटल स्तर पर कुछ डिपार्टमेंट्स को छोड़ दीजिए तो बाकी सब जगह उसका उल्लंघन हो रहा है। लेकिन पेनल्टी सॉल्यूशन नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ पेनल्टी सॉल्यूशन नहीं है। कोशिश ये होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं वो अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो अधिकार प्राप्त है उनको उसका यूज करते हुए 41B को पब्लिक अथॉरिटी को सेंसिटाइज करते हुए कि ये देखिए ये आपको करना है, और नहीं होगा तो फिर आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको कैसे आप अवॉइड करेंगे। तो ये करवा करके इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करनी चाहिए। और वहाँ मैं प्रैक्टिकल इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एकदम से सीधे पेनल्टी की बात इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि एक्ट में जब लिखा हुआ था कि 2005 में जब ये कानून बना उसके ठीक 120 दिन बाद सारी पब्लिक अथॉरिटीज को 41B के तहत काम करना था। तो आप सोचिए कि 2005 का वॉल्यूशन उनके प्रीडिसेसर्स की बात करेंगे तो कितना लंबा चौड़ी एक चेन बन जाएगी, क्योंकि पहले उन्होंने मेंटेन नहीं किया, फिर दूसरे ने नहीं किया, ऐसे तो 100-150 अधिकारी आ जाएंगे। और वो इम्प्रैक्टिकल है कि भाई सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप अभी जो आया है, अभी जो पब्लिक अथॉरिटी आया है, या फिर अभी जो लोक सूचना अधिकारी है उसको ही क्यों अकाउंटेबल मानेंगे? तो पूरी, और वो अगर आप पूरी चेन पकड़ेंगे तो वो इम्प्रैक्टिकल है। तो इसीलिए इसमें पब्लिक अथॉरिटीज को सेंसिटाइज करते हुए, ये दिखाते हुए कि भाई ये आपके खिलाफ एक्शंस के प्रोविजंस हैं, बट इन गुड फेथ हम अभी देख भी नहीं रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो ये सेक्शन 41B की प्रोविजंस है वो आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप इंश्योर कर लीजिए। तो वो मुझे लगता है कि एक आई वुड कॉल इट अ प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें एक और निरीक्षण को लेकर के 2J1 के तहत अभी 48 आवर्स में धारा 7(1) के कुछ मामले आए हैं, जिसमें लोगों को पानी पीने से संबंधित समस्या थी। तो इस बात को भी लगाया गया था, जैसा कि हम लोगों ने प्रयास किया। तो 5 पंचायतों में लगभग 60 नलकूप बंद थे, और उसमें से काफी नलकूप फिर चूंकि विभाग को इसको लिखित जवाब देना पड़ा तो प्रेशर भी हुआ, और जिला कलेक्टर ने भी इस पर संज्ञान लिया। तो उन्होंने फिर PHE विभाग वगैरह को काफी प्रेशराइज, तो इनफैक्ट ये देखा गया कि 1 हफ्ते के अंदर ही लगभग हमें लगता है कि 1-2 ट्रक पाइप जबलपुर से इनकी आई है, जो इनका जो हेड ऑफिस है, चीफ इंजीनियर का जो कार्यालय है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इसके तौर पे देखा जाएगा। और इनफैक्ट ऐसे लोग जो गाँव के हमारे बीच में एक संतोष कोल यहाँ पे शायद होंगे, संतोष आदिवासी हैं यहाँ सरई गाँव के। संतोष, क्या सुन पा रहे हो? जी श्रीमान जी, हम जुड़ चुके हैं, सुन पा रहे हैं आपकी आवाज। हाँ, तो अभी अपना अनुभव बताइए, आपने कैसे धारा 7(1) का उपयोग किया 2J1 के साथ में, और आपको क्या इसका रिलीफ मिला, बताइए थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करिए। जी सर, इसमें हम आवेदन बना के, और जो वहाँ पर रीवा में इसका कार्यालय है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का, तो वहाँ पर हमने जाके आवेदन दिया दिनांक 23/2021 को। तो उसमें फिर 26 तारीख को जो है तो यहाँ पर निरीक्षण में आए अधिकारी SDO साहब आए।
तो उसमें जो हैंडपंप में चलने योग थे, मतलब जल स्तर था उनमें कम से कम 10 पाइप लगे तो उनको चलाया जा सके। तो उनमें जैसे 7-8 पाइप थी तो उनमें 2-3 डाल के उनको चलाया गया। ऐसे हैंडपंप मतलब 8-9 ऐसे थे, और जिनमें जल स्तर एकदम से नीचे था, मतलब 10 पाइप लगाने के बाद भी वो चलने योग्य नहीं है, मतलब पानी नहीं पहुंच पा रहा उसमें पाइप में, तो उनको तो फिर रहने दिया गया है। और कुछ हैंडपंप ऐसे थे जिसमें 8 या 9 लगी थी, तो उनमें 1-2 पाइप की जो है तो लिख लिया गया है। बाद में अभी पाइप नहीं थी तो बोले कि इनमें पाइप लिख लिया जा रहा है, बाद में जब मिस्त्री आएंगे तो लगा देंगे। और अब इसमें 1-2 हैंडपंप ऐसे हैं जो अतिक्रमण युक्त हैं, पर उसमें जो है तो एसडीओ साहब द्वारा ये बताया गया कि ये जो है तो हमारे द्वारा इस बार से कुछ भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है, तो इसको हम नहीं वो करवा पाएंगे। तो इस पर हमें जानकारी दें कि आगे हम क्या कैसे प्रक्रिया करें। एसडीओ साहब द्वारा इस तरह बताया गया, जबकि नहीं वो तो खैर एक अलग इशू है, और निरीक्षण करने के बाद रिपोर्टिंग की जो जिम्मेदारी है हमारे ख्याल से एसडीओ के पास है। वो गलत बता रहे हैं आपको, उसमें आप उनको शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अपन इसका पॉजिटिव पॉइंट पे इस पे जाएंगे तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने धारा 7(1) के तहत 48 घंटे में मतलब निरीक्षण का 2J और आप लोग थोड़ा सा अपना म्यूट करके रखें, सभी इकट्ठा ना बोलें। तो इन्होंने किस तरह से इसका उपयोग, इन्होंने बताया कि 23/2 को इन्होंने आरटीआई लगाया और 26 को निरीक्षण करने एसडीओ आ गए। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आरटीआई कानून हमारे मतलब रीवा संभाग में अब किस तरह से देखा जा रहा है। मतलब आरटीआई का एक, हमें तो नहीं लगता कि कभी अब हम आरटीआई लगाएं या कोई इस तरह से व्यक्ति लगाएं जिनको उनको पता है कि यार ये तो आरटीआई लगाएंगे तो ये तो कल शिकायत कर देंगे और हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, चलिए वो भूल जाइए। अब एक सामान्य सा व्यक्ति गांव का वो आरटीआई लगा रहा है और उसकी आरटीआई पे उनको संज्ञान लेना पड़ रहा है, तो मतलब ये बड़ी बात इसको अपन बोल सकते हैं, मतलब एक तरह से, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जी। और इस तरह से और भी 1-2 ऐसे इशू आए हमारे बीच में, शायद वो लोग नहीं है, हम उनको कभी बुलाएंगे। और रवि मिश्रा करके यहाँ पे रक्षा महाजन के थे, शायद इस मीटिंग में वो नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी इसी तरह से एक आरटीआई लगाई थी और आरटीआई लगाने के बाद में उनका भी 3 दिन में ही निरीक्षण हो गया है और उनके भी नलकूप सुधार। तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के मुद्दे हैं। अभी एक सामान्य से गांव के मतलब व्यक्ति को एक हैंडपंप का खराब होना, जिसके लिए वो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रहा है, महीने भर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारियों को बता रहा है, मीडिया में खबरें आ रही हैं, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो 10 रुपए की आरटीआई लगा करके निरीक्षण के लिए, वो भी 7(1) के तहत 48 आवर्स में, किस तरह से वो उसका मतलब इफेक्टिवली उसका एक तरह से सॉल्यूशन उसको मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव तौर पे अपन इसको देख रहे हैं। भैया नमस्कार। जी भैया नमस्कार। हाँ आत्मदीप सर कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? धीरेन्द्र कुमार पांडे रीवा। एक सेकंड रुके, आप पांडे जी थोड़ा शिवानंद जी आपकी बात में कुछ जोड़ना चाहूंगा जी। रीवा संभाग में आरटीई एक्ट के प्रावधानों के क्रियान्वयन की जो बेहतर स्थिति है अन्य संभागों के मुकाबले, उसका एकमात्र कारण है, और ये श्रेय भी है उनको, माननीय राहुल सिंह जी जो कि रीवा संभाग के प्रभारी सूचना आयुक्त है, इसलिए वहाँ यह सब है। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि यदि सूचना आयुक्त ठीक से कानून को पूरा समझ के और उसके सारे प्रावधानों का ठीक से जनहित में इस्तेमाल करे तो कैसे व्यवहार में स्थिति बदल सकती है। जो आपने गांव की स्थिति बताई है कि आम आदमी आरटीआई लगा रहा है, 48 घंटे में उनको निरीक्षण करा दिया गया, कमियां दूर होगी, नलकूप, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये इसका एकमात्र कारण है कि यदि सूचना आयुक्त प्रभावी हैं, कानून की समझ रखते हैं और उसको ठीक से उपयोग करने का मादा रखते हैं, तो आरटीआई का समुचित क्रियान्वयन हो सकता है रीवा संभाग का। दूसरी बात, हम जब सूचना आयुक्त थे 2014 से 19 के बीच मध्य प्रदेश में, तब रीवा संभाग की ये स्थिति थी कि कोई रीवा संभाग का कोई सूचना आयुक्त रीवा संभाग का प्रभार लेने को तैयार नहीं होता था। मैं आयोग में बताया जाता था सब सूचना आयुक्तों को, वहाँ रीवा संभाग में सब न्यूसेंस करने वाले लोग हैं, दुरुपयोग करने वाले लोग हैं और बदतमीजी करने वाले लोग हैं। एक बार ये भी उदाहरण दिया कि राजस्थान के हाईकोर्ट ने एक लोक अदालत रीवा में लगाई, तो वहाँ चीफ जस्टिस
उसके साथ भी कुछ लोगों ने बदसलूकी कर दी। इसलिए रीवा संभाग में लोक अदालत भी नहीं लगाना चाहिए और वहाँ का प्रभार लेने से भी बचना चाहिए, ये स्थिति थी। लेकिन 2018-19 में जब हमारे पास रीवा संभाग का प्रभार आया था तो इन सारी बातों के बावजूद हमने रीवा में लोक अदालत लगाने का फैसला किया, वहां जाके कैंप कोर्ट भी लगाया। तब भी हमें रोका गया आयोग के स्टाफ के द्वारा कि वहां मत जाइए आप, लेकिन कोई भी गलत हरकत नहीं हुई और हम वहां अच्छा ही संदेश लेके लौटे। दूसरी एक दो बिंदु और हम सुनना चाहेंगे जो अभी इस चर्चा में आए हैं। एक मीडिया से जुड़े सज्जन ने कहा है कि मीडिया चूंकि वार्षिक प्रतिवेदन पे या अन्य चीजों पे सूचना आयोग की ध्यान नहीं देता, तो क्यों न सूचना आयोग ही सभी समाचार माध्यमों की मेल आईडी पे अपनी तरफ से खबर भेज दे। उन साथी के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोगों में जनसंपर्क अधिकारी नाम की, पीआरओ नाम की कोई चीज ही नहीं है जो ये काम करता है। हमने मध्य प्रदेश सूचना आयोग में जनसंपर्क अधिकारी को डेपुटेशन पे लेने के लिए मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को सिफारिश की थी, वो उनको स्वीकार नहीं हुई। फिर हमने जनसंपर्क विभाग को खबरें भेजना शुरू किया कि आप जारी करिए सूचना आयोग की अच्छे फैसलों की या नवाचारों की। तो शुरू में तो जनसंपर्क विभाग ने जारी की, बाद में ये कह के हाथ जोड़ लिए कि हमें सर हम ऑब्जेक्शन आ जाएगा, हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। जनसंपर्क विभाग अधिकृत है केवल सरकारी विभागों की, मंत्रालयों की खबरें जारी करने के लिए, आयोगों मंडलों की खबरों के लिए सर नमस्कार, ये स्थिति है। दूसरा, एक साथी ने यहाँ कहा कि पद पर रहते हुए, भोपाल के साथी थे, एक सूचना जज का भी उन्होंने उदाहरण दिया था कि सूचना आयुक्त पद पे रहते हुए कमियां दूर करने के लिए कुछ खास नहीं करते, लेकिन पद से हटने के बाद वो सब कुछ करने लगते हैं, कमियां गिनाने लगते हैं। इस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा। एक तो सबसे उदाहरण हमारे सामने राहुल सिंह जी का है कि पद पे रहते हुए भी कितने सुधार आयोग के अंदर भी सुझाव रखे जा सकते हैं, मनवाए जा सकते हैं, और बाहर फील्ड में भी कितने सुधार किए जा सकते हैं पद पे रहते हुए, उसका उदाहरण है राहुल सिंह। दूसरा, माननीय शैलेश गांधी जी उदाहरण है, उन्होंने पद पे रहते हुए केंद्रीय सूचना आयोग की बैठकों में भी, अनौपचारिक विचार विमर्श में भी कई अच्छी चीजें करने के लिए सुझाव दिए, कुछ सुझाव क्रियान्वित भी कराया और अपने दम पे भी कई अच्छे कदम उठाए। हमारे समय में भी हमने आयोग सूचना आयोग की पहली मीटिंग में ये प्रस्ताव पास कराया था कि भारत में आज तक कहीं नहीं हुई वो नवाचार हम करें, हर संभाग में जाके लोक अदालत लगाएं, क्योंकि आयोग में बहुत ज्यादा पेंडेंसी थी। हमसे 1.5 साल पहले आयोग पूरा खाली पड़ा था, अपीलें शिकायतें तो लगा कि देरी से किया गया न्याय नहीं होता, इसलिए जल्दी निराकरण के लिए वो प्रस्ताव मंजूर हुआ। सारे मध्य प्रदेश के संभागों में लोक अदालतें लगी, उनमें हजारों केस निपटे, हजारों लोगों को अपने इलाकों से भोपाल आने जाने की परेशानी से निजात मिली। दूसरा प्रस्ताव, मध्य प्रदेश में 2014 से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई नहीं होती थी। 2014 की आयोग की पहली बैठक में हमने प्रस्ताव पास कराया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई शुरू करें। तब आयोग के स्टाफ की ओर से कहा गया कि आयोग के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कोई फैसिलिटी नहीं। हमने उसका जवाब ये दिया कि चूंकि सूचना आयोग के कार्यालय के ऊपर एनजीटी को हमने मुफ्त में जगह दी हुई है, तो हम एनजीटी के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा है, हम ऊपर की मंजिल पे जाके वो सुविधा उपयोग करेंगे। और वही हुआ, हमने एनजीटी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई शुरू की। कई बार एनआईसी के ऑफिस में जाके भी, सतपुड़ा भवन में, वहां जाके भी हमको सुनवाई करनी पड़ती, बहुत बाद में जाके आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा। तो ऐसा नहीं है, कई कुछ सूचना आयोग खास करके जो सोशल सेक्टर से आते हैं वो पद पर रहते हुए भी आयोग के अंदर भी बाहर भी भरसक सुधार के प्रयास करते हैं और उसके सुपरिणाम भी सामने आते हैं। एक और बात यहाँ मैं माननीय सुरेंद्र जैन का उल्लेख करना चाहूंगा, जो जोधपुर से हैं। उनको मैं अच्छे से जानता हूँ, करीब 2.5 दशक से, इससे अधिक समय भी हो सकता है, वो सूचना के अधिकार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट में भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सूचना आयोग के मोर्चे पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो माननीय सुरेंद्र जैन जी और उनके साथी नंदलाल जी व्यास और कुछ और साथी हैं जो जोधपुर में जागृति संस्थान चलाते हैं, जिनके 2 कार्यक्रमों में हम गए हैं। बहुत अच्छे लोग उससे जुड़े हैं और सूचना के अधिकार के बारे में जन जागरूकता फैलाने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोगों के, दोषियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई भी करवाई है और लोकहित में आरटीआई का कैसे अच्छा और प्रभावी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी कई मिसालें जागृति संस्थान के साथियों ने पेश की है आरटीआई का उपयोग। इसके लिए सुरेंद्र जी को साधुवाद। सुरेंद्र जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, जो और भी कई लोग हमें अपने फेसबुक पेज पे या फोन पे बताते हैं कि राजस्थान और भी है बड़ा, एक शीर्ष स्तर पर सुनवाई नहीं होती है। शिवानंद जी, अगर आप चाहें तो एक मुद्दा बड़ा है, बहुत आम जनता के लिए है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल खड़ा करूं, पूछ सकता हूं?
एक लाइन जी बिल्कुल, यदि आप नदीप सर बोल चुके हैं तो आप एक लाइन में मैं बात कुछ पूरी कर शेष है तो कृपया फिर सुरेंद्र जी को सुनना चाहिए। सर मेरा एक निवेदन था कि अगर वकील खड़े करते हैं जो विभाग, बोर्ड और ज्यादातर और आम जनता को सूचना से वंचित करने के लिए, तो उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है और इस विषय में हमारे तीनों मान्यवर अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, क्योंकि इसमें तो फिर पैसे का खेल आ जाता है कि आपके पास पैसे हैं तो अच्छे वेल लर्न्ड मतलब एडवोकेट आप तैयार कर दीजिए और आम जनता 5,000 प्रति केस, 5,000 रुपए। वही बता रहा हूँ, आम जनता के लिए जहाँ एक अपील करना मुश्किल पड़ जाता है तो वो वकील कहाँ से हायर करेगी। बिल्कुल सही बात है। तो इस विषय में मैं गांधी सर से निवेदन करूंगा कि वो पहले अपना विचार रखें। मेरे सामने भी कई, देखिए वकील रखने का अधिकार एवरेज नागरिक को भी है, एप्लीकेंट को भी है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी है, उससे आप वंचित नहीं कर सकते। मगर जहां तक मुझे याद है, मेरे सामने बड़े बड़े वकील आते थे, मुझे लगता है निर्णय में कोई फर्क नहीं पड़ा उनसे, क्योंकि कमिश्नर को सूचना का अधिकार कानून समझना चाहिए। कमीशन का काम यह है कि सूचना के अधिकार का काम बराबर समझे, कानून बराबर समझे और निर्णय दे। आवेदक ज्यादा आर्गुमेंट करे या ना करे, कानून का रखवाला इंफॉर्मेशन कमीशन है और उसके लिए इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं और मुझे इस हिसाब से इसको बंद नहीं करवाया जा सकता है। मगर अगर कमीशन समझ के चले कि मेरा काम क्या है, ये मौलिक अधिकार है जनता का, तो लॉयर कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर मेरे इस बारे में ये है कि गवर्नमेंट का जो जनता का पैसों से वकील खड़े कर रहे हैं उसके लिए वो देखिए, वकील रखने का अधिकार जैसे नागरिक को है गवर्नमेंट को भी है, ये इससे आप वंचित नहीं करवा सकते। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, बट बाकी लोग अपनी अपनी राय दें। नहीं, लोक सूचना अधिकारी कैसे खड़ा करेगा? लोक सूचना इंडिविजुअल एक पेनल्टी में लगती है, इसलिए उस पर जरूरी है कि उस पर रोक लगे। तो अपने पैसे से तो वो रख सकता है ना गांधी सर का तो एक अपने पैसे से नहीं, सरकारी पैसे से। सरकारी पैसों से जब वो अपना डिफेंड करता है अधिकार कि मैंने नहीं दिया, मेरे हिसाब से वो वकील रख सकता है और इसको बदलना ऑलमोस्ट असंभव है, ऐसा मैं मानता हूं। अच्छा, वो सरकारी पैसे से सर रख सकता है वो? सर नमस्कार। इस विषय में बाकी और क्या राहुल सर कृपया इसमें क्या कहेंगे इस विषय पर? अपने पैसे से रखना, लेकिन सरकारी पैसे से यदि वो हार गया तो फीस कौन देगा उसको, वकील को? फिर सरकार थोड़ी फीस देगी वकील को। बिल्कुल, जब तक पब्लिक नहीं, तो ये तो पब्लिक अथॉरिटीज जाती हैं, अगर पब्लिक अथॉरिटीज उसमें जा रही हैं तो वो तो फिर सरकार के खर्चे पर जाती है। लेकिन पीआईओ को डिफेंड करने निर्णय को डिफेंड करने को, निर्णय को डिफेंड करने की पब्लिक अथॉरिटी जा सकती है, बाकी पीआईओ तो अपने इंडिविजुअल इस पर जाते हैं और अपने निर्णय को भी डिफेंड करने का अगर कौन बराबर, तो आपका कहना सही है कि वो प्रॉब्लम रहती है। आप लोग मेरा कहना है कि उसमें फिर आयोग तो है ना, आयोग बेसिकली जैसा शैलेश गांधी जी कहते रहते हैं कि आयोग किसके लिए है, आयोग तो इस एक्ट के लिए है और साथ में जो एप्लीकेंट है, और अगर आप देखें तो वो पूरा एक्ट बना ही एप्लीकेंट के पक्ष में है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि फिर आयोग के भी अपने वकील रहते हैं, वो डिफेंड करेंगे। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी सर इसमें बात यह है कि यदि पीआईओ अपना पक्ष हार जाता है और उसने वकील कॉस्टली रखा हुआ है मजबूती से रखने के लिए, 10,000 रुपए मान लीजिए उसने वकील को पे किया है, तो क्या वो 10,000 रुपए वो सरकारी खजाने से पे करेगा? मतलब हारने के बाद में वो तो 10,000 उसके 10,000 प्लस 25,000 उसके फाइन लगनी चाहिए, टोटल 35,000। हाँ, लेकिन अगर शिवानंद जी, अगर गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, अगर वही उस निर्णय के खिलाफ अगर जा रहे हैं तो वो तो
डिफेंड करने का हक है, मतलब ने आप वो अलग चीज है। वो मुझे लगता है कि ये जो पेनल्टी का जो रहता है, आपको याद होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कई बार अपना फैसला सुनाते हुए उसमें कॉस्ट जो भी रहती है वो उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अगर उनको लगता है कि गलत उसमें अपील की गई और गलत ढंग से वो गवर्नमेंट उसमें आई है, तो गवर्नमेंट के ऊपर उनको पेनलाइज करना चाहिए आने के लिए। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसमें फिर कमीशन उसमें उनको पेनलाइज करे। बाकी आपका कहना सही है कि जिन मुद्दों पे गवर्नमेंट अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन डिस्प्यूट होता है तभी तो जाते हैं। मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूंगा। हेलो हेलो। जो इंडियन एडवोकेट एक्ट है उसमें धारा 32 के अंदर लिखा हुआ है कि वकील सिर्फ उन्हीं जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे कानून उनको अलाउ करता है। आरटीआई एक्ट में कानून अलाउ नहीं करता बिल्कुल भी लोगों को आने के लिए, और वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैंने पंजाब हरियाणा के कमीशन में वो पीआईओ की तरफ से आने से रोका भी है, और वो कमीशन ने मानी बात को। और एक मिनट, वो पंजाब हरियाणा के केस में जो आपने रोका है और कमीशन ने माना है, तो वो उसका कमीशन का लिखित ऑर्डर है क्या? ये नहीं, लिखित ऑर्डर नहीं है। वो हीरिंग में अलाउ नहीं करते थे, वकील को बाहर निकाल देते थे। नहीं, वो अलाउ नहीं करता है तो अलाउ नहीं करता है, ऐसा कोई ऑर्डर है? मतलब उन्होंने 4 लाइन 1 लाइन 2 लाइन नहीं है, वो वकील को ही बाहर कर दिया। जो मेरी बात थी मान ली गई, मेरे को उसके आगे क्या लेना देना। नहीं, ये 32 पढ़ो एडवोकेट एक्ट का, उसमें वकील को अथॉरिटी ये हाई कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करे जाके। नहीं, वो अलग चीज है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील को एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है कि लॉ को प्रैक्टिस करे कहीं भी जाके। उसको एक स्पेस दिया हुआ है लॉ ने कि आप यहाँ पे ही जा सकते हो। और में ये लिखा है कि जो एक्ट जो लॉ वकील को आने के लिए क्या करते हैं सब वहीं वो जा सकते हैं। आरटीआई एक्ट में कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप 32 सेक्शन सुरेंद्र यहाँ मुद्दा दूसरा। हाँ सुरेंद्र जी थोड़ा सा आप रुके। हाँ सर, मुद्दा दूसरा इन्होंने बताया सुरेंद्र जी। एक्चुअली ये था कि मान लीजिए कि पीआईओ को लगा कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है और इन्फॉर्मेशन कमीशन बोल रहा है कि इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट। ये डिस्प्यूट का विषय हो सकता है। उसमें फिर पब्लिक अथॉरिटी जो भी है, मान लीजिए कि ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का मैटर है, तो पीडब्ल्यूडी जो है उस निर्णय के खिलाफ, आयोग के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में जा सकते हैं। वकील रखने का हक है उन्हें, वकील के माध्यम से तो जाएंगे हाईकोर्ट। इस बारे में फैसले हो चुके हैं हाईकोर्ट में। जैसे ऑर्डर की क्या सुरेंद्र जैन जी क्या फैसले हुए हैं? अगर कोई पेनल्टी लगती है पीआईओ पे और पीआईओ उसको अपील के लिए गवर्नमेंट एडवोकेट खड़ा करता है तो उसको अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है, इंडिविजुअल हैंड करना पड़ेगा। आप एक्चुअली सब लोग मुझे लग रहा है कुछ गलत इस पर टेंजेंट पे जा रहे हैं। ये विषय डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, क्या अलाउड क्या नहीं अलाउड, ये सबको मालूम। नहीं, बात यहाँ पे है कि वकील खड़ा करना या कोई भी व्यक्ति को खड़ा करना उनका अधिकार है, वो रख सकते हैं। ये पीआईओ की बात नहीं हो रही है, चलिए वो तो हाईकोर्ट जो फीस पे कर रही है सरकार, जो हमारे आपके टैक्स के पैसे से सरकार वकील को थोड़ा क्लियर करिए। एक्चुअली लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि पीआईओ जा रहा है, कौन जा रहा है। पब्लिक अथॉरिटी जाती है, पीआईओ थोड़ी जाता है। पब्लिक तो विभाग जाता है, अपील करने विभाग जाता है। विभाग को लगता है कि ये आदेश गलत है और इसमें हमको जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी है, तो संबंधित विभाग जाता है। वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं जाता, तो संबंधित विभाग जाता है। तो विभाग के पास पूरा अधिकार है अपना वकील करने का। और सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में नित्यानंद जी हाई कोर्ट में तो जा सकता है, लेकिन आयोग में देखिए जो नियमता है, गांधी सर भी है, सब लोग हैं, कई जगह पे इस तरह की परमिशंस मिली है। ये आयोग के जो आयोग है वो तय करता है कि वो एडवोकेट परमिट करेगा या नहीं। कोई ऐसा सब्सटेंशियल क्वेश्चन है जिसमें अगर एडवोकेट की जरूरत हो तो वो परमिट हो सकता है। जैसा भनोट साहब ने कहा, एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 30 में मेरे हिसाब से ऐसा लिखा है कि अगर कोई न्यायालय जो कोई ट्रिब्यूनल या कि कोई अथॉरिटी
जो एविडेंस एफिडेविट में ले सकती है उसके समक्ष एडवोकेट प्रेजेंट हो सकता है। तो इस अधिकार के तहत कई जगह पे आयोगों में एडवोकेट्स को परमिट भी करते हैं और कई जगह कई माननीय आयोग नहीं परमिट करते। ये अलग अलग विषय है, पर इसमें कोई भी अभी फाइनल एडजुडिकेशन सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट का मैंने नहीं पढ़ा। जहां तक मेरी बात है, मैं अपील आरसी को या डिपार्टमेंट को किसी भी, इनफैक्ट 4 लोग भी साथ में आते थे तो मैंने कोई मना नहीं किया किसी को। अपनी बात रखने का मौका है, वो उनको है, वो लॉयर है नहीं है, उससे कभी अपील आरसी में लॉयर लाते थे, न मैंने उनको कभी मना किया न इनको किया। हाँ, कितना ही बड़ा लॉयर आए मेरे कहता था कि मुझे एडजर्नमेंट चाहिए, मैं कहता नहीं दूंगा, वो कहते सुप्रीम कोर्ट देता है, मैं कहता सुप्रीम कोर्ट में जाओ, और लेखिन देता था कि मैं एडजर्न नहीं करूंगा। तो लॉयर को स्पेशल कोई कंडीशन नहीं है, मगर जैसे अपीलार्थी अपने दोस्त को ला सकता है, माँ बहन को ला सकता है, बेटे को ला सकता है, वैसे ही मैं समझता हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी अधिकार है कि वो अपना डिसीजन डिफेंड करने को किसी को भी लाए। और वो चूंकि उसका काम है, उसको लॉयर की पगार जो है या लॉयर की जो फीस है वो डिपार्टमेंट ही देगा। मेरे हिसाब से ये परफेक्टली ओके है, कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा जी, सवाल है, अगर एक चलिए ठीक है, इस इशू को अपन धीरेन्द्र पांडे जी कुछ पूछना चाह रहे थे, उनको थोड़ा सा मौका दीजिए उनका कुछ। हाँ सुरेंद्र जैन जी, अब थोड़ा सा इस इशू को अपन ज्यादा प्रोलॉन्ग ना करें अब, क्योंकि ये शिवानंद जी, धीरेन्द्र पांडे जी कुछ पूछना चाहते थे, शायद उनका कुछ मसला है उनसे। हेलो, हाँ पांडे जी। जी सर नमस्कार। राहुल जी से पूछना है कि हमारा प्रकरण क्रमांक 2014 के पूर्व लगा था कृषि विभाग से जी, तो आज तक इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ। सतना में डिसीजन हुआ था कि 30 दिवस के अंदर जानकारी दे दें, लेकिन विभाग द्वारा नहीं दी गई जानकारी, और तरह तरह के अपराधों में हमें फंसाने की कोशिश भी की गई, तब भी हम नहीं माने। ये जब हम राज्य सूचना आयोग में एक आवेदन लगाए तब हमें मालूम हुआ कि वहां की फाइलें नहीं मिल रही हैं। 5 फाइलें थी, मतलब फाइलें ही आपकी गोल हो गई राज्य सूचना आयोग से? जी हाँ। तो दूसरी कॉपी हम ये तो बहुत जी, हमें लगता है कि राहुल सिंह सर हमारे बीच में भी ड्रॉप हो गए हैं क्या, शायद इसमें कहीं नेटवर्क का इशू आ गया, क्या कुछ हुआ। पर इस विषय में हमारे बीच में है गांधी सर हैं और आत्मजीत सर हैं, तो अपना जरूर बात रखेंगे। सर इनका प्रश्न कैसे इसको देख रहे हैं, क्योंकि इनकी तो फाइल ही गोल हो गई है बता रहे हैं, इसमें क्या कर सकते हैं? पहले तो ये शर्म की बात है, और मेरे हिसाब से आयोग को कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए चलिए फाइल गुम हो गई, अभी ये नई फाइल दे सकते हैं जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए आयोग को मेरे हिसाब से। नई फाइल बनवा दी गई, व्हाट्सएप रीवा देखती हैं तो नई फाइल बनवा दी गई है, लेकिन उसके पूर्व हम इंतजार करते रहे। जब से राहुल सिंह जी यहाँ आए हैं तब से कुछ आशा की किरण जगी है, और हमने ये माना कि चलिए होता है। जब ये मालूम हमें हुआ कि फाइलें हमारी नहीं मिल हैं, जो फाइलें थी तो हम भेजे, फाइलें बन गई हैं अब वर्तमान में। लेकिन जो ये धारा 25 की बात चल रही थी कि प्रतिवेदन देवे, तो यहाँ तो कर्मचारी इतने सशक्त हैं कि फाइलें इधर उधर करवा देते हैं। सपना में लोक अदालत लगी थी, वहीं से फाइल डिस्टर्ब हो गई। नहीं तो एफआईआर तो देना चाहिए कमीशन को मेरे हिसाब से। और ये भी बता दें आपको शायद कमीशन, शायद सर इसमें शायद कमीशन एफआईआर इतना जल्दी ना दर्ज करवाए, क्योंकि कमीशन के ही यदि कर्मचारी फंस रहे होंगे तो क्या करेंगे? नहीं, बस शिवानंद जी, पांडे जी का इतना कहना था उनकी शायद कुछ फाइलें मिस आउट हो गई थी। इन्होंने दोबारा जब इस विषय में आरटीआई लगाई तो आयोग से इनको फोन आया और इन्होंने इनसे दोबारा दूसरी कॉपी मांगी गई है, दूसरी कॉपी इन्होंने जमा कर दी है। बिल्कुल सही पॉइंट है। हाँ, तो धीरेन्द्र पांडे जी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि आयोग स्वयं ही कई सारे ऐसे मामलों में जब फाइलें गुम हो जाती हैं तो वो कहता है कि क्या वो रिक्रिएट की जा सकती हैं। यदि वो रिक्रिएट की जा सकती हैं तो वो संबंधित पीआईओ को आदेश देता है कि आप इसको रिक्रिएट करके जानकारी दो।
तो यदि आपके केस में सिमिलरली एसआईसी में मतलब आयोग में भी ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि रिक्रिएट हो चुकी हैं, तो आपको इस विषय में रिलीफ मिलेगी। जी जी। तो चलिए, आप आयोग से जुड़े रहें और अपना पत्राचार निरंतर करते रहें। इस विषय में आत्मदीप सर भी हैं, शायद कुछ जोड़ना चाहें। अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको। ये जिन साथी की समस्या का जिक्र हो रहा था उसका समाधान हो चुका है और फाइल रिक्रिएट की जा सकती है, और जो गुम हुई है उसके लिए एफआईआर कराना था। जी, तो अभी और कोई एक आध प्रश्न हो तो आप लोग बताइए, ले लेते हैं। मेसराम जी, आपकी आवाज जो है रिटर्न आ रही है। आप जब अपना माइक खोलते हैं तो डबल वो रिटर्न आ रही है। तो आप अपना माइक्रोफोन लगाइए। हाँ सर, अभी ठीक है? हाँ बोलिए। हाँ, एक प्रश्न मेरा है सर। हेलो। हाँ जी, मेरा नाम, हाँ जी सर। हाँ, मेरा एक प्रश्न है। विनोद कुमार शर्मा जी, एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे बीच में पूछना चाह रहे हैं। हाँ सर, कोई सूचना मांगी जाती है तो उसमें वो वेबसाइट का जिक्र कर देते हैं कि वेबसाइट पे देखे, क्या ये उचित है सर? आप शर्मा जी कहाँ से हैं? मैं सर उत्तराखंड से। आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं सर? जी जी। आपका तो बहुत अच्छा अनुभव रहा होगा आरटीआई लगाने का। आप मतलब काफी समय से कार्य कर रहे होंगे इस फील्ड में। अच्छा, मैं इसमें ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ भी जो है ना, पीआईओ को वकील नहीं अलाउ है। पीआईओ को कोई भी, अच्छी बात है। आरटीआई का जो हमारा क्लब वगैरह है उसमें मैंने पढ़ा है कि कोई पीआईओ वकील नहीं लेके जाता, नहीं अलाउ करते। अच्छा, पीआईओ ऑलरेडी गेजेटेड अफसर होता है या सेंटर में भी एक क्लास ऑफिसर होता है। आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं है। पंचायत में एक बाबू भी हो सकता है। वेबसाइट देखते हैं। आपका प्रश्न क्या था विनोद कुमार शर्मा जी? प्लीज एक बार और रिपीट करिए। कोई आरटीआई की सूचना मांगते हैं तो पीआईओ ज्यादातर वेबसाइट का जिक्र कर देते हैं, सूचना न देकर। मुझे ईमेल भेजिए, मैं आपको मेरा एक निर्णय देता हूं कि वेबसाइट नहीं बताई जा सकती है, ऑल्टरनेट दिया जा सकता है, मगर उनको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। वेबसाइट पे होना कोई कारण नहीं है सूचना नहीं देने का। जी जी। ज्यादातर जो है बैंकों वगैरह में हुआ सर, ये बैंकों से हमने सूचना मांगी और उन्होंने वेबसाइट कर दिया। ठीक है सर, धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन है, जैसे संजय सिंह यहाँ पर हैं, ये मेसराम जी हैं, आप लोग जब अपना माइक खोलते हैं तो आपका पीछे से अजीब सा बैकग्राउंड से आवाज आती है, घर में लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही है। तो अपन कम से कम इस मीटिंग को लड़ने झगड़ने की जगह मत बनाएं। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। हेलो। तो ठीक है विनोद कुमार शर्मा जी, आपके प्रश्न का। हाँ राहुल जी, शिवानंद सर में एक प्रश्न पूछ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए प्रश्न पूछिए अपना। सर, ये शिवपुरी जिले में कूनो अभयारण्य है। हेलो। हाँ सुन पा रहे हैं, पूछिए। उसमें असल में क्या है कि एसटी सब डिविजनल है, उसमें कूनो वन्य अभयारण्य के अंतर्गत 1 सेंचुरी है उसमें, और उसमें सब डिवीजन है, उसमें विजयपुर करके है। तो उसमें कोई भी जानकारी लगाओ, मैं आपको बताऊं, विगत 3 साल से कई लोगों ने लगाई, मैंने भी लगाई है। मैं चूंकि राज्य सूचना आयोग में, जैसा कि आपने जो पूर्व सूचना आयुक्त रहे आदमी सर, उन्होंने भी बताया कि पेंडिंग्स बहुत लंबा समय लग जाता है, तो मुझे वहां से प्राप्त नहीं हो पा रही। जो भी सूचना लगाते हैं वहां किसी प्रकार से सूचना देना ही नहीं चाहते वो। उसके लिए अपन अतिरिक्त इसके अलावा आरटीआई अपील के अलावा क्या कर सकते हैं?
अब आरटीआई अपील के अतिरिक्त आप अपीलिंग प्रोसेस यदि आप कर चुके हैं, पहले तो आपको अपील ही करना पड़ेगा। आपने आरटीआई लगाया है तो पहले प्रथम अपील पे जाएंगे, फिर द्वितीय अपील पे जाएंगे। लोक एक आयुक्त उसका में भी टाइम भ्रष्टाचार की ड्यूरेशन। शिकायत की जा चुकी है सर। मैं थोड़ा सा एक सजेशन चाह रहा था हाँ। सुनिए, उसमें लोकायुक्त में भी चले गए उस मामले में, वाकई भ्रष्टाचार हुआ उसमें। जानकारी वो लोग देते नहीं है, बहुत सारे आवेदकों के द्वारा वहाँ जानकारी लगाई चुकी है। अब लोकायुक्त भी क्या है, उसमें लंबा प्रोसीजर डाल रखा है, क्यों डाल रखा है वो तो आता है। मेरा ये था कि अपन इसके अलावा वहाँ आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है, अपन आरटीआई के तहत और क्या एक्शन इसके खिलाफ लिया जा सकता है कि वहाँ आरटीआई का कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। अब इस विषय में राहुल सिंह सर हमारे बीच में हैं और आत्मदीप सर तो कुछ अपना मार्गदर्शन देंगे। अब ये तो जनरल इशू है, इसके लिए बार बार डिस्कशन हो रहा है कि क्या किया जा सकता है। ये सक्षम प्राधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं, जिनमें राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल भी शामिल हैं, वन विभाग के या संबंधित विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, मुख्य वन्य जीव संरक्षक हैं, संभागीय आयुक्त हैं, कलेक्टर हैं, उनको शिकायत भी कर सकते हैं। उसमें आप उस लोक सूचना अधिकारी को वो निर्देशित करेंगे, वो आरटीआई के प्रावधानों का पालन करें। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि वो खिलाफ सेवा नियमों के तहत कार्रवाई करें। जी सर। संजय जी, अगर आपको इसमें ये लग रहा है कि वो एक पर्टिकुलर पीआईओ ऑफिसर है जो कि काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, जी सर, जी सर, तो क्या होता है कि इसमें नियम के तहत इनको पूरी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए अपने पास। आप जीएडी टूल्स को थोड़ा स्टडी कर लीजिए, किस तरह का एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। आप रजिस्टर को एक्सेस करके ये देख सकते हैं कि वो उस आपके लिए ही कर रहे हैं या फिर दूसरे केसेस में भी वैसा ही रवैया होगा। आप उसके साथ, उसकी कॉपी के साथ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत उनकी कार्रवाई ये कहते हुए कि भाई ये एक्ट में ये प्रोविजन है, 30 दिन में इनको कार्रवाई करनी थी, या फिर जीएडी डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद ये उल्लंघन किया जा रहा है इस पीआईओ के द्वारा, और ये इसका प्रूफ है। आप इनके विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियम के तहत इसमें कार्रवाई करें, क्योंकि ये अपने कर्तव्यों की अवहेलना कर रहे हैं लगातार। ये भी एक काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो गांधी जी जुड़े हैं क्या अभी? दीदी जी। हेलो 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 राहुल सर, हेलो। शैलेश गांधी जी अभी जुड़े हुए हैं ना? सर शैलेश गांधी सर लीव कर गए हैं। और एक गौरव जी का एक प्रश्न है, मैं बोल रहा था लेकिन एक्चुअली मेरी आवाज स्वयं भी म्यूट थी। तो सीसीटीवी फुटेज की ये बात कर रहे हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ कैन सीसीटीवी फुटेज ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ अ पर्टिकुलर डेट बी ऑब्टेन्ड अंडर आरटीआई। तो हमें लगता है कि ये तो किया जा सकता है, उसका रिजर्वेशन का कितना टाइम रहता है उस पर डिपेंड करेगा ये कि कब से प्रिजर्व है। गौरव जी हैं क्या यहाँ पर जुड़े? तो आत्मदीप सर, इसमें इनका सीसीटीवी फुटेज के संदर्भ में कि मतलब कोई यदि कोर्ट के संदर्भ में यदि ये जानना चाह रहे हैं तो वो तो लिया जा सकता है, लेकिन उनका ये देखना पड़ेगा कि प्रिजर्वेशन का उसका डेट कितना रहता है, क्योंकि वो तो कुछ डिलीट कर दिया जाता है सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद। राहुल सर। बिल्कुल, आपका जवाब सही है। तो लिया जा सकता है ये तो उनका एक चैट। इसमें शिवानंद जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट डिसीजन आया है मेरे ख्याल से 1-2 महीने के अंदर के, अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगा वो डिसीजन। सीसीटीवी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसको समय को सभी पुलिस थानों में तो उसको बढ़ाया जा रहा है, 18 महीने तक का करने को कहा है इमीडिएटली। अब पता नहीं वो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन विभाग किस तरह से व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अभी हालिया के एक निर्णय में उन्होंने ये स्पष्ट की व्यवस्था बनाई है। और शुरुआती दौर में कुछ शायद 1 साल का किया है, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाया है। तो फेज वाइज मैनर में उनको ये रखना है, हर थाने में रखना है। और वो बहुत यही थानों में इस तरह के वॉल्यूशन जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन जो होते हैं, उसकी जानकारी के लिए किया गया है।
तो और ये जब भी एक्सेस करें सीसीटीवी, आप थोड़ा सा उसमें एविडेंस और प्रूफ अपने साथ रखें कि इमीडिएटली जैसे ही आप सीसीटीवी एक्सेस करते हैं, उसके लिए आप जब एप्लीकेशन लगाते हैं तो आप उसमें पत्राचार जरूर करें रजिस्टर्ड पोस्ट से, उनके सारे अधिकारियों को ऊपर से लेकर नीचे तक, जो एसपी हो जाए या फिर पुलिस के थाने के हो गए, सीएसपी हो गए, उन सबको एक एक लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए कि ये जो पर्टिकुलर फुटेज है ये डिलीट नहीं होनी चाहिए जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता है। ये भी साथ में उसमें कर दीजिए, ताकि अल्टीमेटली जब मामला सूचना आयोग तक पहुंचे तो उसमें जो पब्लिक अथॉरिटी, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो सके, उनके खिलाफ एक्शन हो सके। ये प्रूफ रहेगा तो फिर उसमें ये चीज आ जाएगी कि जब आपको नोटिफाई किया गया था, जब सबसे शीर्ष अधिकारी को वहां बताया गया था कि फुटेज रखने हैं, तो फुटेज फिर जानबूझ के डिलीट क्यों किए गए। जी बिल्कुल सर, पर हमें लगता है कि इन्होंने जो प्रश्न किया था कोर्ट ऑफ लॉ के विषय में किया था, कि मतलब कोई मतलब कोर्ट के जो फुटेज होते हैं सुनवाई के, तो वहां भी सेम रूल्स रखते हैं, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये सर मैं एक सवाल करना चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई के सीधे प्रसारण की व्यवस्था करने जा रहा है और उसने इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिए कि सुनवाई सार्वजनिक, जैसे लोकसभा की कार्रवाई होती है प्रसारित, उस तरह से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कार्रवाई भी प्रसारित हो, उसका मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, कहीं पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है। सर गुजरात हाई कोर्ट तो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ गया है। हाँ, गुजरात हाई कोर्ट के प्रसारण हो रहे हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल सही बात है। एक सब्सटेंशियली फंडेड कॉलेज के बारे में भी इन्होंने आरटीआई लगाई थी, इनकम टैक्स एग्जम्पशन से रिलेटेड इन्होंने आरटीआई लगाई थी। गौरव ने ही प्रश्न पूछा है, काफी ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे। तो उन्होंने ये कहा कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते क्योंकि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो यदि उनको सब्सटेंशियली फंडेड हैं वो, तो निश्चित तौर पे वो आरटीआई के दायरे में आते हैं, तो इनको अपील में जाना चाहिए हमारे ख्याल से। और वो प्रूफ इनको शायद प्रोवाइड करने पड़ेंगे अपील के दौरान कि मतलब उसको पर्याप्त फंडिंग गवर्नमेंट के माध्यम से दी गई है, इस तरह से। आप लोगों का और कोई प्रश्न है क्या? गोलू कुछ आप बार बार पूछ रहे थे, गोलू जी बताइए, और हम लगभग अंतिम प्रश्न लेते हैं। सर सुरेश मौर्य, मेरा क्वेश्चन है, मेरा उस क्वेश्चन है एक एक करके, सुरेश मौर्य जी और गोलू जी एक एक करके। हाँ चलिए, गोलू जी बोलिए। सर सॉरी, ये मेरा ये आईडी से लॉगिन नहीं हो रहा था। मेरा रियल नेम सुधांशु शर्मा, आप लोगों के साथ ग्रुप में हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने कंप्लेंट डाली थी। सुधांशु शर्मा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए वही मैं आपको बोल रहा था कि नाम थोड़ा सा। हाँ जी सर, मैंने कंप्लेंट दी थी पुलिस वाले के अगेंस्ट में। अब उस पे मैंने जितनी बार भी आरटीआई लगाई, तो उसमें जो एसएचओ है वो मेरे को, मतलब जो मैं मांगता हूँ वो तो देते नहीं पीआईओ का। पीआईओ मेरे को रिप्लाई देता है कि ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ लो। अब उसमें हमेशा वो एक लड़की के बयान भेज देते हैं, ये एक झूठी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेज देते हैं जो कि मेरी ओरिजिनल कंप्लेंट पे थी। इसकी जितनी बार भी कंप्लेंट करता हूँ ये लोग ये कर रहे हैं। अब मैंने अंडर लाइफ एंड लिबर्टी के सेक्शन यूज करके दिसंबर में आरटीआई लगाई थी, जिसमें मैंने अक्यूज के बयान मांगे थे। उसमें इन्होंने मुझे पहली बात तो बयान नहीं दिए 48 घंटे में। 30 दिन बाद इन्होंने मेरे को बयान भेजे हैं, तो बयान में अगेन वही चीज एसएचओ ने लिखी थी कि इस पे हमने इंक्वायरी पेंडिंग कर रखी है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 बार मैंने जब आरटीआई इसको यूज करके लगाई सेक्शन को, तो इन्होंने फिर से एक लड़की को यूज करते हुए मेरे अगेंस्ट में फिर 2 फेक कंप्लेंट फाइल कर दी। अब उनकी जब मैंने कॉपी मांगी आरटीआई के थ्रू, कंप्लेंट कॉपी मुझे प्रोवाइड करो, नोटिस भेजे, सम्मन भेजे, वो प्रोवाइड करो, तो इसमें अगेन एसएचओ ने पीआईओ को वही दे दिया कि इंक्वायरी पेंडिंग है, हम इसमें आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। जबकि सीआईसी का जजमेंट बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर कोई बंदा सेक्सुअली, और क्या कहते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस में भी अक्यूज है, तो उसको भी कंप्लेंट की कॉपी प्रोवाइड करनी होगी। जब ये बात मैंने आरटीआई सेल में कॉल करके उनको बताई, तो वो मेरे को कह रहे हैं कि आप एक काम करो, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप फर्स्ट अपील लगा लो। और ये सर करीबन 6 महीने से ही चल रहा है कि मैं, मतलब इनको 6-7 महीने से फर्स्ट अपील में जाता हूँ कि भाई रिप्लाई देते हैं मेरे को। उसके बाद मैं सीआईसी में डालता हूँ, जैसे राहुल सर बोल रहे थे कि मतलब कमीशन देखता है कि वो कौन से बैकग्राउंड से आया, तो ये बैकग्राउंड भी काइंड ऑफ ऐसा ही क्रिएट कर रहा है। इनसे जितनी बार मांग लो ये नहीं देते, झूठी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेज देते और ऐसे फिर फ्रेम कर रहे हैं। तो ये मेरे मैटर में प्रॉब्लम हो रखी है, तो इसमें मैं कैसे एक्शन ले सकता हूँ इसमें एसएचओ के अगेंस्ट? जी सर, होगी मेरी बात पूरी। आत्मदीप सर कुछ पहले बोलेंगे इसमें?
जिनके अगेंस्ट मैंने कंप्लेन की थी वो खुद एक सरकारी कर्मचारी है, और मेरे पास उनकी भी रिकॉर्डिंग्स है कि उन्होंने मेरे को मतलब पहले धमकी दी थी कि जी दिल्ली पुलिस में मेरी अच्छी जान पहचान है, और अभी ये सारा का सारा इनका चल रहा है। और एक चीज मैंने इसमें और नोटिस की है, जो ये SHO है, इनके अगेंस्ट में पहले भी वो डाला गया था, RTI वाटीआई से लोगों से जानकारी मांगी थी। 3 CIC की जजमेंट मेरे पास मैंने ढूंढ के कल निकाली थी, आप बोलोगे तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो 3 में यही हुआ था कि इनसे जानकारी मांगते हैं, ये जानकारी नहीं देते, वो लोग CIC में जाते हैं और CIC भी उनको तीनों मैटर में, सेम SHO, तीनों मैटर में जानकारी नहीं दी गई थी। जी हो गई सर मेरी बात कंप्लीट, मैं म्यूट कर रहा हूँ अपना। देखिए, लोक सूचना अधिकारी वही जानकारी देने को बाध्य है जो उसके रिकॉर्ड में संधारित है। अगर आपके खिलाफ आपकी कोई कंप्लेन है, आपके खिलाफ कोई कंप्लेन है, उस पर मिली भगत करके सांठगांठ करके थाने में वही रिकॉर्ड संधारित किया गया है जो आपको दिया जा रहा है, बाकी चीजें रिकॉर्ड पे नहीं रखी गई है आपकी नस्ती में, आपके प्रकरण नस्ती में, तो वो देने को बाध्य नहीं है। फिर भी आपको अपने जीवन के लिए, स्वतंत्रता के लिए और आवश्यक चीजों के लिए जानकारी आपको लगता है कि आवश्यक है और वो जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, तो रास्ते 2 ही हैं। एक तो आप अपील में जाएं, और अपील से भी अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, क्या अलावा तो कोई रास्ता। अभिलेख अवलोकन की भी आप मांग कर सकते हैं आपके प्रकरण से संबंधित, उच्च अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं, SP हैं, DIG हैं, IU। तो मतलब मैं SHO के अगेंस्ट वहाँ पे कंप्लेंट डाल सकता हूँ इन एविडेंस के बेस पे? बिल्कुल। तो सर उसमें ये फेक केस मतलब नहीं फाइल कर देंगे मेरे अगेंस्ट? क्योंकि ये तो RTI लगाने पे ये तो 2 बार कर चुके हैं मेरे साथ। इसमें आपको कानूनी सलाह लेना चाहिए, क्योंकि RTA में तो आप खूब प्रयास कर चुके हैं और जो आप चाहते हैं हो नहीं पा रहा है। इसमें कानूनी सलाह ही ज्यादा बेहतर रहेगी। और अब ऐसे मामलों में क्या किया जाए? नित्यानंद जी हैं कानूनी सलाह देने के लिए हमारे बीच में। नित्यानंद जी हैं क्या आप? हाँ बोलिए। हाँ नित्यानंद जी, थोड़ा सा कानूनी सलाह उपलब्ध करवाइए हमारे बीच में। एक सुधांशु जी कुछ अपनी व्याख्या लेकर के यहाँ पे आए हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विषय है इनका? अब एक शॉर्ट में गोलू, हाँ थोड़ा सा शॉर्ट में आप रिपीट कर दीजिए। सर मैंने एक कंप्लेन फाइल की थी, जिनके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की थी वो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और धमकी इन्होंने मुझे दी थी कुछ पर्सनल मैटर्स को लेके, तो मैंने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस में की। अब उस पे पुलिस वाले ने कंप्लेन बंद कर दी थी। मैंने उनके अगेंस्ट कंप्लेन करके RTI जब फाइल की, तो इन्होंने SHO जो है वो PIO को कभी रिप्लाई नहीं देता, मतलब वो हमेशा कुछ और दे देता है कि ये सेल्फ एक्सप्लेनरी है, फेक रिपोर्ट्स बना देते हैं। और अंडर लाइफ एंड लिबर्टी के अंडर जब मैंने RTI लगाई, अक्यूज के स्टेटमेंट्स मांगे, तो इन्होंने क्या किया, मेरे अगेंस्ट ही कंप्लेन फाइल करवाना स्टार्ट कर दिया। अब कंप्लेन की सर्टिफाइड कॉपी मांगने पे भी ये SHO उसको मतलब PIO को जवाब दे रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, इसमें हम इंक्वायरी पेंडिंग है तो नहीं दे सकते। इस बारे में मैंने अभी कुछ समय पहले RTI सेल में कॉल किया था, जब वहां पे मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बताया कि CIC ने एक जजमेंट दे रखा है आपके ही खिलाफ जो कंप्लेंट है उसकी कॉपी ये नहीं दे रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। और ये तो सर एज पर मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट में जजमेंट भी है कि जितनी भी FIR होंगी उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा, और अगर आपने FIR ऑनलाइन नहीं किया तो ये ग्राउंड होगा बेल के लिए। नहीं सर, कंप्लेंट तो आपका राइट है, अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन हुई है तो उसकी कॉपी उनको देना पड़ेगा आपको। जी सर, मतलब इसमें SHO की और जिनके अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट डाली थी उनकी पूरी मिली भगत चल रही है इसमें, और पहले भी ये ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं। मतलब RTI में मैंने इनका जजमेंट और वो सब देखे थे, ठीक है। उसका एक SHO है, अगर आपको लगता है कोई भी अधिकारी हो, इनफैक्ट मैं इनकी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, का वो नहीं है, लेकिन कोई भी अधिकारी हो, अगर वो आपको लग रहा है कि वो आउट ऑफ वे जा करके
आपको परेशान कर रहे हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अधिकारों के दुरुपयोग को लेकर के, अपने रिसोर्सेज के दुरुपयोग को लेकर के आप उनके विरुद्ध, उनके जो शीर्ष अधिकारी हैं वहां उनकी शिकायत आप कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट में भी, पुलिस में तो बहुत डिसिप्लिन वाला मामला होता है पुलिस फोर्स में, तो डिपार्टमेंट को उसको फिर जो भी आपकी शिकायत होगी उस पर उनको कुछ ना कुछ फैसला तो लेना ही पड़ेगा, जांच भी करवानी पड़ेगी उसकी। जी 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 सर। तो ये से जो आपको सजेस्ट किया है, जैसे नित्यानंद जी ने बताया, आदित्य जी ने बताया, तो आप उसमें 2-3 तरह से आप उसमें एक साथ अपने वो सारे एक साथ आप शुरू कर सकते हो उसमें कार्रवाई, कि मानव अधिकार आयोग में भी आप उसमें वो लगा दें। एक जो है आप उसमें जो उनके शीर्ष अधिकारी हैं उनके पास आप जांच करने के लिए इसमें पूरी किस तरह से मिसयूज किया उन्होंने पावर को अपने, और ये कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए कर सकते हैं। एक आप कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्रेशर पड़ता है, कोई इस तरह से अपने पोजीशन का फायदा उठाकर गलत कार्रवाई तो नहीं कर सकता है। जी सर, तो थैंक यू सो मच। कंप्लेन की कॉपी तो आपको उनको देना ही पड़ेगा, कंप्लेन की कॉपी अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर कहेंगे तो आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा वो जजमेंट, जिसपे कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी भी एफआईआर अब होंगी उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। वेबसाइट में, पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट में हर एफआईआर को ऑनलाइन करना। ये कंप्लेंट है, एफआईआर तो नहीं अभी इसमें शो हो रहा। मैं कहता हूँ प्रिंसिपल तो वही है ना, कि जब आपके खिलाफ कोई प्राथमिकी हुई या कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई, तो प्रिंसिपल तो वही है ना कि आपको उसकी कॉपी मिलना चाहिए। नेचुरल जस्टिस है, अगर आपके खिलाफ कोई शिकायत हुई है तो उसकी कॉपी तो आपको मिलनी चाहिए, तब ना आप उसको डिफेंड कर पाएंगे। और क्या, शिकायत ही नहीं पता है तो कैसे डिफेंड करोगे? करोगे? कंप्लेन मतलब अगर कंप्लेन की कॉपी नहीं देते तो उसके लिए भी एनएचआरसी को कंप्लेंट डाल सकता हूँ, इनके एसएचओ के अगेंस्ट। बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, वो कंप्लेंट कहाँ हुई है? पुलिस के पास नहीं हुई होगी? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेन होगी तो मतलब कंप्लेन होगी तो वो तो देना पड़ेगा उनको। क्या मामला उन्होंने पंजीबद्ध कर लिया या कि उसका कॉग्निजेंस ले लिया है उस मामले का उन्होंने? नहीं सर, उसमें तो वो बार बार मतलब वही चीज लिख देते थे कि मैटर इंक्वायरी पेंडिंग है, तो हम कुछ नहीं दे रहे। मतलब सर इनका तो दिल्ली पुलिस का मैटर है, तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेज सकते हैं। दिल्ली पुलिस और डायरेक्ट गृह मंत्रालय के अंदर आती है। मैंने उनको भी कंप्लेन भेजी थी, उसमें डीसीपी ने अलग ही एक उसमें रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो ये बताइए कि जो आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है उसमें क्या कोई मामला पंजीबद्ध हो गया है? नहीं सर, मतलब मेरे को तो कंप्लेन की कॉपी नहीं दे रहे, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि लोग क्या कर रहे हैं? मैंने इनकी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे चेक किया था जाके, तो वहां पे नहीं, ऑब्वियसली इनका कॉग्निजेबल ऑफेंस होता तो पुलिस अभी तक इनको छोड़ती नहीं, सीधी सी बात है। तो या कि वो इनको टॉर्चर कर रही है, लेकिन फिर भी अगर आपके खिलाफ कोई शिकायत हुई है तो आपको जानकारी देने के लिए वो बाध्य है, उनको जानकारी देनी पड़ेगी। हाँ, अब आयोग के स्तर पे आपको मिले, कोर्ट से आपको मिले, वो अलग विषय है, लेकिन आपको जानकारी देनी पड़ेगी आपको। तो इसके लिए मैं एसएचओ के अगेंस्ट में एनएचआरसी में कंप्लेन कर सकता हूँ, राइट सर? एनएचआरसी पे आप जाइए, मिनिस्ट्री में करिए, राष्ट्रपति के पास भेजिए, चारों तरफ आप शिकायत करिए, जहां जहां कर सकते हैं। उससे एक दबाव बनता है, अधिकारी के ऊपर भी मेंटल प्रेशर बनता है। जी, राव धनवीर सर एक है हमारे ग्रुप में, उनसे भी इस बारे में मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था इसको पीआईओ, डीम्ड पीआईओ भी बनाया जा सकता है इनमें, सेक्शन 5.5 यूज करके, कि मतलब मेरा नाम यूज करके कि सिद्धांत शर्मा वर्सेस डीम पीआईओ एसएचओ, तो इस पे जुर्माना लगेगा वहां भी। मतलब मेरे को जुर्माने और माने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खुल सकती है अगर आप फर्स्ट अपील में लिखते हो तो। आयोग के स्तर पे ये सारी कार्रवाइयां हो सकती है। हाँ जी, आयोग के स्तर पे सूचना आयोग इस विषय में कॉग्निजेंस लेके कार्रवाई कर सकता है। उनके पास शिकायत अगर आपकी है तो जब सुनवाई पे आएगा तो इस तरह की कार्रवाइयां हो सकती है। सुरेश मौर्य जी का क्या प्रश्न था? अंतिम प्रश्न अपना। जी सर, सुरेश मौर्य बात कर रहा हूँ। सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है, आप शेयरिंग कर सकते हैं क्या शिवानंद सर जी? नहीं, व्हाट्सएप से तो अपन शेयरिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लैपटॉप से अपन जुड़े हुए हैं, तो इसका शेयरिंग इस पे संभव ना हो पाएगा। सर, मेरा एक प्रश्न ऐसा था कि 1998 के अंदर में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक परिपत्र जारी किया हुआ था, जिसके अंदर में लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिस के अंदर में एसी नहीं लगा सकता है, एयर कंडीशन नहीं लगा सकता है।
सरकारी अर्ध सरकारी जो भी फंड लेते हैं उसके बारे में सर जानकारी, मतलब क्या कार्रवाई कर सकते हैं? और ये जो नोटिफिकेशन है गुजरात सरकार की तो ओर से मिला हुआ है, तो अन्य राज्यों में भी इस तरह का नोटिफिकेशन लागू होते हैं कि नहीं सर? कुर्सी का भाई ने 3-4 तरह इसमें जो है अब आपका पत्र एक मैं देख रहा हूँ आया है, तो गुजराती में लिखा हुआ है, इसको शेयर करने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग तो इसको समझ ना पाएंगे उस हिसाब से। आप ही इसको बेहतर ये जो पत्र है 1998 में गुजरात सरकार ने परिपत्र बाहर दिया था। तो क्या एसी नहीं लगा सकते अधिकारी? अपने कमरों में एसी नहीं लगा सकते ऑफिस में? हाँ ऑफिस में। शिवानंद जी, हर सरकार, राज्य सरकारें समय समय पे ऐसे परिपत्र जारी करती रहती है। हो सकता है 98 के बाद 2015 में, 12 में, 14 में नया परिपत्र आ जाए। भाई आजकल परिस्थितियां बदलती रहती है और इस तरह के परिपत्र बदलते रहते हैं। ये कोई एक्ट नहीं है और ये कोई इन्फोर्सेबल नहीं है कि इन्फोर्सेबल है, परिपत्र है, ये समय समय पे बदलते रहते हैं। इनको नया परिपत्र पता करना चाहिए कि इस संबंध में राज्य सरकार के क्या नए आदेश हैं। लेकिन सर चेन्नई और तमिलनाडु और आप वहाँ जाएंगे क्या कहते हैं, हाँ तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, वहाँ तो हर एक ऑफिस में सेंट्रलाइज्ड एसी लगा रहता है। तो क्या करेंगे वहाँ? तो लोग जी ही नहीं पाएंगे ऐसे में। अरे यही अपने प्रदेश में गर्मी के सीजन में क्या पोजीशन होती है? तो ये कोई इशू नहीं है। सरकारी अधिकारियों को आप काम करने दीजिए, बोलिए एसी आप एक स्थान पे और बढ़िया वाला लगवाओ, लेकिन हम लोगों का काम करो। उनका एसी आप डिस्टर्ब कर दोगे तो वैसे दिमाग गर्म रहता है और गर्म हो जाएंगे हैं? रात में ठंड पड़ती नहीं है वहाँ, एसी तो बहुत मस्त है। हाँ भाई, क्या है कि हमारा जो भारत देश है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बिल्कुल अलग अलग क्लाइमेट यहाँ पर है, अलग अलग स्थितियां हैं। तो ऐसे में इनको एक यूनिफॉर्म क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। और एसी ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से नुकसान पहुंचाता है और इससे जो एमिशन होता है गैस का वो नुकसान पहुंचाता है, वो एक अलग इशू है। तो उसके लिए तो सर जो एसी चलता है, एसी जो चलता है वो पब्लिक के पैसे से एसी में बैठते हैं और पब्लिक का ही काम नहीं करते। तो यार पब्लिक के पैसे, अरे तो वही तो कह रहा हूँ, तो पब्लिक के पैसे से एसी में ही नहीं बैठते, वो तो पब्लिक के पैसे से सब कुछ कर रहे हैं। अभी पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने की बात आती है तो वो सरकारी पैसे से जाकर के वकील खड़ा कर पा रहे हैं। वही तो हमने एक प्रश्न किया था, तो जब वो हार जाए अपना मुकदमा आयोग में तो उनके ऊपर वो वकील का भी चार्ज अधिरोपित किया जाना चाहिए कि अब वो भी भरो, है ना? तो अभी ये बहुत सारे इशू है और अपन इस बात पर जोर दें कि जो आरटीआई कानून है वो सही तरीके से काम करे और साथ में जो जिस कर्तव्य दायित्व के लिए वो बैठे हुए हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह हों, ये हमारा इशू होना चाहिए। व्यक्तिगत यदि खींचातानी अपन करेंगे तो उससे मामला बिगड़ेगा। मतलब व्यक्तिगत नहीं सर, ये व्यक्तिगत ने गुजरात सरकार के अंदर में ये चीज था। मैं जानना चाहता था कि अन्य राज्यों में पता करिए आप, जहाँ पर लगे हैं तो आप उस सरकार के लोक प्राधिकारी से या जो अथॉरिटी है उससे आप एक आरटीआई लगा के आवेदन लगा दीजिए। किसी से आपने जो एसी लगवाए किस आदेश के तहत लगाए, इसमें कोई परिपत्र क्या है, मिल जाएगा। ये कोई इशू नहीं है, इसको छोड़िए, ये सब बात अपन। तो हमें लगता है कि अभी हमारा डिस्कशन काफी लंबा हो चुका है और लगभग प्रश्न भी पूरे हो चुके हैं और हेलो रहे हैं। हाँ पूछिए, बोलिए आप भी अपना प्रश्न। नितिन कुशवाहा जी, हाँ बताइए। शिवानंद जी, कोई जायसवाल जी बार बार चैट बॉक्स में कोई प्रश्न डाल रहे हैं, उस विषय में सबसे थोड़ा मार्गदर्शन लीजिए। हाँ, जायसवाल जी का प्रश्न पिछला भी था और फिर वो पूछे, लेकिन वो प्रश्न का जवाब तो पिछला भी हो गया था। चलिए जायसवाल जी बताइए, आपने क्या डेवलपमेंट इसमें हुआ है? चलिए बोलिए। डेवलपमेंट हुआ है। हेलो, मैंने जो एसबीआई वालों से पूछा था अपने खाते के संबंध में कि 3-4 विभागों से क्या क्या पत्राचार हुआ, इनकी कॉपी चाहिए। तो इन्होंने 81D के तहत कमर्शियल व्यवसायिक विश्वास, कमर्शियल कॉन्फिडेंस एवं व्यक्तिगत सूचना दिखाकर ये देने से मना कर दिए हैं। तो क्या सर ये जब मुझसे संबंधित ये बुतवाए काहेगा? हाँ जी, बैटरी नहीं है का? हेलो, हाँ सर, तो क्या ये सही है इन्होंने दिया है? और गहराई में जाओ, 81D का यूज किया है जी, 81D का।
अब इसके विषय में आत्मदीप सर आपको बताएंगे कि वो बैंक से संबंधित जानकारी थी तो 8(1)D कहाँ तक। वो इनकार कर सकता है बैंक, लेकिन आपको अपील में जाना चाहिए। अपील में सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को ये शक्तियां प्राप्त है कि वो उस अभिलेख को मंगा के देख सकते हैं जिसको 8(1)D के तहत बताया जा रहा है कि वो उसकी परिधि में आता है या नहीं, और नहीं आता है तो आपको देने का आदेश दे सकता है सूचना आयुक्त। आपको अपील अवश्य करना चाहिए। अपील तो करेंगे। इसमें प्रथम अपील अधिकारी ने और जन सूचना अधिकारी दोनों ने सेम बातें लिखी हैं। प्रथम अपील भी आपकी खारिजी होनी है क्योंकि वो बैंक के लोग हैं। जब सब बिल्कुल जो भी इनको रिलीफ जो भी मिलेगा इनको आयोग स्तर से ही मिलेगा। अच्छा, एक प्रश्न मेरा भी था कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो बैंक से उसके सिग्नेचर या कि अंगूठे के निशान क्या दिया जा सकता है? उसको न्यायालय में लगाना है तो बेस क्या रहेगा आपका? आपको लग रहा है कि वो फर्जीवाड़ा हुआ है? नहीं, फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। सामने वाला ये कहता है कि ये इनके अंगूठा या हस्ताक्षर नहीं है, तो हम उसको बैंक के द्वारा प्रमाणित कराना चाहते हैं कि ये जो है तो इतने समय से इतने समय तक अंगूठा लगाई हैं और इसके पहले ये हस्ताक्षर कर रही थी। तो कोर्ट को सारी शक्तियां प्राप्त है, वो बैंक से लेकर के सब जगह से जो भी रिकॉर्ड चाहती है वो कोर्ट में नहीं, वो प्राइवेट तौर से मांगा जा रहा है। क्या जरूरत पड़ेगी उसमें जी? ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट में आप हैं ही बैठे हुए हैं, कोर्ट से आप ऑर्डर करवा सकते हैं। नहीं सर, कोर्ट से तो ऑर्डर हो जाएगा तो उनको देना पड़ेगा, पर आरटीआई के थ्रू मैंने मांगा तो। हाँ, लेकिन मेरा कहना है कि जो चीज कोर्ट से अगर ये हो जाती है व्यवस्था तो, और ये उसी से रिलेटेड है तो आपको आरटीआई में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर जी, तो हमें लगता है कि कार्यक्रम में हम लोग काफी दूर तक पहुंच भी चुके हैं। सर इसको क्या अब कार्यक्रम को स्टॉप किया जाए? बिल्कुल जी, धन्यवाद। और हम अगले संडे को फिर मिलेंगे और हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं हमारे बीच में वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त माननीय राहुल सिंह सर का, और आत्मदीप सर का, गांधी सर हमारे बीच में आए, और आप सभी हमारे साथी छत्तीसगढ़ से देवेंद्र अग्रवाल जी, नित्यानंद मिश्रा जी और अन्य बहुत सारे नाम हैं, और आप सब हमारे साथी जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर संडे को आप जुड़ पाते हैं सर। वो 25 वाला आप इसी तरह से जुड़ते शिवानंद जी, आपको भी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल एक सुझाव देना चाहेंगे? हाँ सर, बिल्कुल। आज की चर्चा से जो मुद्दे उभरे उन्हीं पे आधारित है। जो दो चीजें जो हमारे अगले वेबिनार के नए विमर्श के विषय हो सकते हैं, एक तो ये कि जैसे जोधपुर के सुरेंद्र जैन जी ने कहा था कि राजस्थान में भी नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं और अभी मुंबई में उनको कानून का पर्याप्त ज्ञान नहीं हो पाया, और इसी तरह और भी वहाँ अभी 4 नए सूचना आयुक्त बने, उनकी भी। मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि एक हमारे साथ जो सूचना आयुक्त बने थे उन्होंने 8 महीने बाद एक आदेश पारित किया जिसमें लिखा कि सूचना आयुक्त को जुर्माना लगाने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए अपीलार्थी की लोक सूचना अधिकारी को दंडित करने की मांग खारिज की जाती है। ऐसे उदाहरण भी आते हैं। तो इस संदर्भ में ये विषय हो सकता है कि क्या मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को भी पदभार ग्रहण से पूर्व प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के आदेश कैसे होने चाहिए, उनका स्वरूप क्या हो, क्योंकि कई फैसलों का आयोग के फैसले आप पढ़ेंगे पता ही नहीं लगता है कि इसमें मामला क्या था और हुआ क्या है। सीधा 2-4 लाइन में 1-2 पैराग्राफ में मामला खत्म कर दिया जाता है, सारी चीजें रिकॉर्ड पे नहीं आ पाती। तो इस संदर्भ में आदेश, आइडियल मॉडल आदेश कैसा होना चाहिए, इस विषय पे भी चर्चा हो सकती है। नहीं, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, और हमें तो लगता है कि जिस तरह से डाइवर्स फील्ड से लोग सूचना आयुक्त बनते हैं, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं और अच्छी तरह से अभी तक समझ पाए हैं कि जैसे आप हो गए, राहुल सिंह सर हो गए, गांधी सर हो गए, और बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेसी से आ जाते हैं, जुडिशियरी से आ जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक सिद्धांत होना चाहिए हमारे ख्याल से। सरकार को इस पर तो बिल्कुल बिना ट्रेनिंग दिए हुए तो उनको लाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मतलब आप लाइए, उनका बिल्कुल वो आने चाहिए, लेकिन फिर आप उनको 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने जो भी उचित हो तो उनको विधिवत ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो बहुत ही आवश्यक है। ये मुद्दा रखते हैं सर अगली डिस्कशन में।
आपका सजेशन सर, देखिए, इसको अपन सूचना फॉलो आयुक्त करते हैं। का पद का दर्जा है प्रथम श्रेणी अधिकारी का। प्रथम श्रेणी अधिकारी में सब IAS IP वगैरह आते हैं, IPS, और इन सब के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य है, तो आयुक्तों के लिए। नहीं बिल्कुल। और फिर और डाइवर्स एक, फील्ड एक, से आते हैं, तो फिर वो बिना ट्रेनिंग के अपन जजमेंट कैसे दे सकते हैं? सीधी सी बात है, वो तो वैसे भी अपन समझ सकते हैं। नहीं, वो डाइवर्सिटी फील्ड वाले तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेते हैं। प्रॉब्लम दूसरों की है जो जिंदगी भर सरकारी नौकरी में ही रहे, उन तो लोगों की ब्यूरोक्रेसी, जी 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 वो RTI जी जी, नहीं वही समझ वही पाते हैं, मतलब वो। समझता नहीं। दूसरी एक बात जो माननीय अपन का शैलेश मतलब गांधी ये जी था ने कहा, कहने का, कानूनी ज्ञान। एक बात शैलेश गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि पब्लिक लेवल पे मॉनिटरिंग सूचना आयोगों की होनी चाहिए, तो ही चीजें ठीक होंगी। उस संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत में अभी तक केवल एक संगठन, दिल्ली की सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज का, शायद उसका नाम है सतर्क नागरिक संगठन, वो अभी तक हमारे ध्यान में आया है 10-15 साल में, जो ये काम कर रहा है। उसने मध्य प्रदेश सूचना आयोग में भी हम सबके साथ आके बैठक की, मामलों को समझा, कितनी अपीलें किस प्रकार की आ रही है, आपकी इसमें दिक्कतें क्या है, और उनके पास जो आयोग का फीडबैक था वो हमको दिया कि ऑर्डर इस तरह के नहीं होते हैं, ये ऐसे होने चाहिए आपके यहाँ। उन्होंने नमूने पेश किए कि ये आपके यहाँ के आयुक्तों के आदेश हैं, इनमें सुधार होना चाहिए। इस तरह का काफी फीडबैक लिया भी और दिया भी उन्होंने। और पूरे देश के जितने सूचना आयोगों में वो जा सकती हैं, उनकी टीम वो करके और उसकी एक वो रिपोर्ट पेश करते हैं और उसको इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश करते हैं। उन्हीं डॉक्टर अंजलि भारद्वाज को अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भ्रष्टाचार रोधी कैंपेन अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए चयन किया है अंजलि भारद्वाज। तो वो ये काम कर रही है उनका संघ। सब आयोगों से जाके जवाब तलब करते हैं, सबकी रिपोर्ट लेते हैं, वार्षिक प्रतिवेदन भी लेते हैं, उस सारे डाटा को कंपाइल करके फिर एक इंटरनेशनल जर्नल में छपवाते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, बिल्कुल। इसको अपन टॉपिक को अगली मीटिंग में रखते हैं। तो सर ठीक है, इस सुझाव के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली मीटिंग में। ओके।